ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में आज कल की तेजी के बाद एक थोड़ा सा विराम लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर मोमेंटम दिखाया है मार्केट ने। हालांकि आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेड बचा है। इस समय निफ्टी महज 20 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक 28 पॉइंट नीचे, लेकिन मिड कैप्स में अच्छी तेजी है। तो आज की क्लोजिंग की रणनीति क्या रहेगी, और खासतौर से जब अगले हफ्ते हम तैयारी करेंगे मंथली एक्सपायरी की, किन ट्रेड्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, सब पर होगी बातचीत। लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में रिकॉर्ड तेजी, निफ्टी ने लगातार 5वें दिन बनाया नया हाई, नए शिखर पर पहुंचा रिलायंस इंडस्ट्रीज। HDFC बैंक से भी मिला सहारा। सरकारी बैंक, IT और मेटल स्टॉक्स में भी तेजी। कैपिटल गुड्स शेयरों में जोरदार तेजी, एस्टेल में फिर 6% का उछाल, BEL में भी करीब 5% की तेजी, पॉलीकैब, कमिंस में करीब 2 से 3% की बढ़ोतरी, वहीं ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी रौनक कायम। और जियो फाइनेंशियल का शेयर आज नए शिखर पर पहुंचा, 11% उछाल के साथ मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के पार निकला। फंड जुटाने की खबरों के बीच चलते वोडाफोन आइडिया में जोरदार तेजी, 27 फरवरी को होगी कंपनी की बोर्ड बैठक, शेयर करीब 8% ऊपर, 2 दिनों में करीब 15% तक की तेजी आई। इंडस टावर में भी करीब 7% का उछाल। और टेक्सटाइल सेक्टर की PLI में नए प्रोडक्ट शामिल करने की सरकार कर रही है विचार। PLI की शर्तों में ढील देने की तैयारी, आवाज की बिग एक्सक्लूसिव। और G20 के बाद भारत में एक बार फिर लगेगा दुनिया भर के VVIPs का जमावड़ा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शन में जुटेंगे राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और ग्लोबल CEOs। जामनगर में 1 से 3 मार्च तक चलेगा समारोह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हर्षिता, दिल्ली से मेरा साथ वीरेंद्र देंगे। और भारतीय बाजारों में आज थोड़ी सी उठापटक देखने को मिली है। हालांकि कल जितना क्या शानदार सत्र स्पेशली आखिरी आधा घंटा रहेगा या नहीं, दैट वर्डिक्ट इज स्टिल येट टू कम। क्योंकि अब इस समय अगर आप देखिएगा, निफ्टी करीब 50 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ, निफ्टी बैंक रादर, और निफ्टी फ्लैट हो चुका है, 7 पॉइंट की तेजी। तो आज जो भी हाईज बने हैं वो टिक नहीं पाए हैं, लेकिन मिड कैप्स में एक पुल बैक ट्रेड बना है। वीरू, आफ्टरनून, कैसे पढ़े इस वॉलेटिलिटी को? हर्षिता, गुड आफ्टरनून। देखिए हर्षिता, एक बहुत बड़े मूव के बाद कल, आज फर्स्ट इंस्टेंस में सुबह ही अगर आप देखें, मतलब शुरुआती 1 घंटे में लग रहा था कि ये जा रहा है एक स्टॉक स्पेसिफिक दिन बनने के लिए। हर्षिता, शुरुआती 1 घंटे में ही कॉल राइटर्स हावी हो गए थे, शुरुआती 1 घंटे में। मैं जरा पहले आपको कुछ स्टेट्स दिखाता हूँ हर्षिता, जो मैंने सुबह सुबह अप्रोच ली थी कि वट एवर, अगर आपने कल का लिया है, निफ्टी लॉन्ग कैरी करवाया था जो हमने क्लोजिंग में कल, या फिर सुबह अगर आप राइड हो निफ्टी पर, एक जोन है और वो था रेजिस्टेंस की प्लेट लेकर आइएगा, एक 22,277 और 310, इस लगभग 33 पॉइंट के बीच में आपको कहीं पर भी प्रॉफिट बुक करना है, रेजिस्टेंस बनता। और कारण ये था हर्षिता कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं अब, उसमें जहाँ पे 22,500 पे सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन है, उससे पहले कोई भी कॉल राइटर कहीं खड़ा था तो वो था करीब 22,300 की कॉल, और उसने अपना काम बखूबी किया। निफ्टी गया ऊपर की तरफ और करीब 22,290 से स्लाइड हो गया। बट मैं आपको एक बात बताऊं हर्षिता यहाँ पर कि अगर आपके पास लॉन्ग है तो कमिटेड रहिए। भले ही ये क्लोजिंग आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट ना दे आपके अभी के लॉन्ग ट्रेड पे, बट फोकस करने लायक इस वक्त जो चीज़ है थोड़े अगले कुछ सेशन के पर्सपेक्टिव से, वो है आपका वीकली चार्ट। क्योंकि वीकली चार्ट्स पे निफ्टी का ये जो क्लोज अगर इस प्राइस पे आता है हर्षिता, तो वो बहुत ही शानदार, बेहतरीन और एक ब्रेकआउट कंडीशन होगी। तो अगर लॉन्ग है तो होल्ड करिए। मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाता हूँ ऑप्शंस के हर्षिता, और वो ऑप्शंस के स्टैट्स आपको वेल इंडिकेट करेंगे कि ये बाजार आज के सेशन में बहुत ऊपर का नहीं है।
आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगी। आप देखिए किस प्रकार से 22,300 पे हर्षता 67 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। 41 लाख तो इसमें से आज जुड़ी हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि सुबह के हाई को सिक्योर करने के लिए और उसे एक इस सप्ताह अंत का हाई मानकर चलने के लिए वहाँ कॉल राइटर्स हैं। और ठीक ऐसा ही आई थिंक कन्विक्शन वो 22,200 का पुट राइटर लेके बैठा है। तो हम ना 22,200 के नीचे कोलैप्स हुए, ना 22,300 के ऊपर गए। तो हर्षता मैं लॉन्ग रहूँगा, बट अभी के इस लॉन्ग पर अभी भी आप लॉन्ग कर सकते हैं, बट बहुत बड़ी रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि 22,300 पे कॉल राइटर खड़ा है। बट मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ हर्षता, जो मैं जोड़ना चाहूँगा, एंड दैट्स रिलायंस। एक बार डायरेक्टर साहब रिलायंस लेके आइएगा। आपने अभी हेडलाइंस में जिक्र किया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। हर्षता रिलायंस कभी भी पिक्चर में आके इस इक्वेशन को चेंज कर सकता है, क्योंकि रिलायंस, मैं अभी जो कमेंट कर रहा हूँ प्लीज़ याद रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट मैं इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से कह रहा हूँ। 2 हफ्ते की स्थिरता के बाद वीकली चार्ट्स पे 2 हफ्ते की एक फ्लैट बॉडी के बाद रिलायंस शायद बहुत कुछ ड्राइव और डिलीवर करने के मूड में है। यहाँ पे आप 3,000 की कॉल को कंसंट्रेशन को देखिएगा हर्षता, वहाँ ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो वीकली चार्ट्स और साथ ही साथ रिलायंस के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए मैं इस वक्त निफ्टी पर लॉन्ग करूंगा और लॉन्ग कैरी भी करना चाहूँगा हर्षता। ये निफ्टी पे मेरे कमेंट्स हैं हर्षता। लेकिन निफ्टी बैंक की सिचुएशन वीरू क्या है, कंसिडरिंग कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। आज हालांकि पार्टिसिपेशन एचडीएफसी बैंक का है, लेकिन दूसरे बैंकों की तरफ से शायद उतना साथ नहीं मिला है जितना एक्सपेक्टेड था। देखिए हर्षता, सुबह जब आपकी और मेरी बात हो रही थी मॉर्निंग कॉल में भी, जब आशीष और नीरज जी भी थे, उस वक्त भी बात हुई थी कि बैंक निफ्टी को एज ऑफ नाउ हमें कैश में कन्वर्ट करना है, चाहे वो कल के लॉन्ग हो चाहे आप सुबह के लॉन्ग हो। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा 47,180 और 47,310, इस क्लस्टर के बीच में अपने प्रॉफिट्स को आपको कैश में कन्वर्ट करना है। और आज का हाई भी निफ्टी बैंक का इसी जोन के मिड में रहा, फिर सरका ये नीचे की तरफ आया और मेरी अप्रोच थी कि आपको डिप को बाय करना है। और वो डिप क्या होगा, जरा प्लीज बेस 1 लेके आइएगा निफ्टी बैंक का। बेस 1 जो डिस्कस किया गया था, इट वाज 46,710, 46,710। हर्षदा, निफ्टी बैंक का आज का लो अगर आप देखें तो वो एग्जैक्टली 46,755 है, वहां तक का आपको डिप मिला। अभी जब तक 47,310 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, याद रखिएगा ना मैं लॉन्ग ट्रेड को कैरी करूंगा, बस मैं इंट्राडे ट्रेड पे फोकस करूंगा। बाय दैट डिप टुवर्ड्स बेस 1 एंड एग्जिट क्लोजर टू 47,180 एंड 47,310। जब तक एचडीएफसी बैंक एक बार फिर से स्ट्रेंथ ना दिखाए, आईसीआईसीआई बैंक और स्ट्रेंथ ना दिखाए, हर्षता जो कन्विक्शन निफ्टी में है उसके तुलना में निफ्टी बैंक में वो कन्विक्शन कम है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। आपकी स्क्रीन पे 6 स्टैट्स आएंगे हर्षता, आप देखिए जरा कॉल्स के कंसंट्रेशन को। ये 47,500, 47,400, 47,300 वाला, ये 3 स्ट्राइक का कॉल राइटर बड़े कन्विक्शन के साथ बैठा है, क्योंकि अभी उसे कोई भी बैंक निफ्टी में स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आप देखिए किस तरीके से 47,000, 47,200, 47,300 पे कॉल कंसंट्रेशन बढ़ा है। तो एज ऑफ नाउ हर्षता, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, सकारात्मक लॉन्ग कैरी करने का व्यू इट्स ऑन निफ्टी रादर देन निफ्टी बैंक। हर्षता, ओवर टू यू। तो वो इंडेक्स का आकलन, लेकिन इस समय फटाफट से मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कि स्टॉक्स जहां पर तेजी मंदी का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, बाय द वे, जहां पर निफ्टी बैंक स्ट्रगल कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स अब 300 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ। तेजी वाले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। टाइटन में आज पुल बैक ट्रेड है। आज डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिला है मार्केट को। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया, जहां पर ऑफकोर्स हम सब जानते हैं बोर्ड बैठक 27 फरवरी को यानी कि अगले ट्यूसडे को रहेगी। फंड रेज को लेकर उसमें तेजी बनी। आज उसी के चलते इंडस टावर में एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आया पॉजिटिव, और एस्ट्रल और बीएल जैसे ट्रेड्स में भी आज मुनाफा बन रहा है तेजी की तरफ। लेकिन एशियन पेंट्स आज करेक्ट कर रहा है, करीब 1% का दबाव।
बीपीसीएल की तरफ से कोई साथ नहीं, ना ही ओएनजीसी का सपोर्ट है। एसबीआई भी आज एक बैकफुट पर ट्रेड करता हुआ इसने दबाव डाला है इंडेक्स पे। इनफैक्ट एचपीबीपी आईओसी में कल भी आपने बिकवाली देखी होगी, आज भी वो कंटिन्यू होती हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे पीएसयू बैंकों में दबाव में, और इंडिया सीमेंट एक और ट्रेड है जहां पर हमने देखा है कुछ कॉन्ट्रैक्शन बना है, मंदी की पोजीशंस आती हुई। वैसे में हमारे जानकार बताएंगे कि आपने क्या कहाँ तेजी करनी है, कहाँ मंदी। राजेश अग्रवाल से बात करेंगे फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल कॉल के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, सुदीप शाह, शिवांगी सारता और समित चौहान हमारा साथ देने वाले हैं। 220 पर सोना पीएलडब्ल्यू ग्रुप के सीएफओ रोहित नंदा से बातचीत होगी। कंपनी के दरअसल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन को पीएलआई अप्रूवल मिला है, उस इंसेंटिव के कितने फायदे मिलेंगे वो समझेंगे। 230 पर बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट क्या कह रही है, क्यों कह रहे हैं कि हैप्पी डेज आर ओवर, उस पर एक बातचीत होगी। फिर लक्ष्मण जी को जोड़ेंगे, उनकी एक्सक्लूसिव खबर कि टेक्सटाइल सेक्टर को पीएलआई में और राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और मार्केट बिग बॉयज में पेडिग्री एडवाइजर के दिलीप भट्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिर ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएसटी ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ेंगे। जैम, चलिए अब आइए यहाँ से ट्रेड्स लेने का क्रम शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पैनल पूरा का पूरा मौजूद है, जिसको अभी आपके समक्ष हर्षता ने रखा भी। प्रकाश काबा सर, मानस, राजेश, सुदीप शाह, शिवांगी शारदा और समित चौहान, ये रहेंगे आज कार्यक्रम में। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका प्रेफर्ड कन्विक्शन ट्रेड सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। इस वक्त है पिडिलाइट कन्विक्शन ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड, ट्रेड कर रहा है 2745 पर पिडिलाइट, टॉप होगा 2735 पर, 10 रुपया। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 2770 टू 2780, वहां तक जाना चाहिए पिडिलाइट। पिडिलाइट में एक तेजी का ट्रेड 2770 की तरफ बढ़ रहा है। आप ये खरीदारी करके चले, करीब 29 रुपए के गेंस इधर। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी है। करीब करीब 6-7 दिन से कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, लेकिन फाइनली आज हमें फ्रेश ब्रेकआउट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी 2669 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। और आपके टारगेट 3030 के रहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 3000 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 26 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन, वहां पर आप खरीदारी करिए, 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 40 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपका लॉन्ग कॉल है, याद रखिएगा ये कॉल स्क्रीन पे गई है, बट इस चैनल का स्वामित्व अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो कृपया इस ट्रेड के पीछे अपनी एक खुद की निजी राय, मतलब किसी भी अपने विशेषज्ञ की राय ज़रूर सम्मिलित रखें। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून। हम देख रहे हैं एसबीआई लाइफ को, स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है हायर जोन्स पे। वीकली एक अपने अपर बैंड को निकालते हुए, जो कि एक रेजिस्टेंस था 1500 के आसपास, वो सरपास करते हुए स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। बाइंग इंटरेस्ट है, वॉल्यूम्स के साथ आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 1600 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं और 1500 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो 1600 की तरफ बढ़ता हुआ एसबीआई लाइफ। आज इनफैक्ट इन इंश्योरेंस कंपनियों में कुछ इंटरेस्ट लौटा है। सुदीप, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। मेरा ट्रेड रहेगा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस पे। हमने देखा है कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट आया है और वॉल्यूम्स के साथ एक जो हिसाब से लास्ट आधे एक घंटे में जो सर्ज आया है, तो डेली वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक बहुत ही अच्छा वेल प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम अभी है और ये ब्रेकआउट आज ही आया है, तो यहाँ पे 196 के स्टॉप लॉस से 210 के टारगेट्स आने वाले कुछ 1 से 2 सत्र में आ सकते हैं। ओके, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस 202 पे आपका ये लॉन्ग ट्रेड है। राजेश सतपुते जी कार्यक्रम में मौजूद हैं। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, देखिए नजर है लार्सन एंड टुब्रो पे। एल&टी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे रिकवरी है, पिछले 4 दिनों का हाई इसने निकाला है विद ए फॉल इन ओपन इंटरेस्ट। तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है लार्सन एंड टुब्रो में, तो शॉर्ट कवरिंग को प्ले करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3370। इट्स लॉन्ग इन एल&टी। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा 3460 का। तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी तेजी की साफ बन रही है। राजेश अग्रवाल को जोड़ देते हैं। राजेश जी, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा?
गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। ट्रेड के हिसाब से कहा जाए तो मैं एस्ट्रल के साथ जाना चाहूंगा। बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक नई ऊंचाई की तरफ जाता हुआ ये स्टॉक हमें पहले से भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार के नतीजे भी अगर आप देखें तो तीसरी तिमाही में 19% के आसपास प्रॉफिट है, बॉटम लाइन में जंप आया था और रेवेन्यू 8% के जंप आया था। प्लास्टिक पाइप बनाती है ये, भारत की सबसे बड़ी प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनी है। और जो ग्रोथ है प्लास्टिक पाइप में, एडहेसिव्स में, क्योंकि रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ती जा रही है, उसके कारण से हमें सब पता ही है कि रियल एस्टेट जो अपनी अपसाइकिल में है, वो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों तक वो अपसाइकिल बनी रहेगी। जो रॉ मटेरियल प्राइसेस में हाइक आए हैं वो पास ऑन किए जा रहे हैं। कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छे हुए हैं और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जो केपेक्स अनाउंस कर रखा है, चाहे वो स्टोरेज टैंक में हो या सैनिटरी वेयर में हो, सब अच्छी तरीके से लिया गया है। कंपनी के पास करीब करीब 500 करोड़ रुपया कैश पड़ा है, जो कि इन्हें अधिग्रहण वगैरह करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए काम में आता है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी सी लंबी अवधि का ध्यान देना चाहिए। और छोटी अवधि की बात की जाए तो 2150 2160 के लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन अगर मध्यम अवधि 2 क्वार्टर तक रखा जाए तो 2300 रुपए के टारगेट इसमें रखने चाहिए। ओके, एस्ट्रल याद रखिएगा, सुबह हमारा पहला ट्रेड जब हमने पिक किया था एस्ट्रल था। शिवांगी के साथ मैंने 12 बजे डिस्कस किया था। उस वक्त प्राइस था स्क्रीन पे 2014 का। अब आपकी स्क्रीन पे प्राइस है ऑलमोस्ट डे हाई पर करीब करीब 2077 का। आज सुबह से 4 एक ट्रेड्स बहुत अच्छे गए। एस्ट्रल बहुत अच्छा गया, ग्रैनुअल्स बहुत अच्छा गया, टाइटन बहुत अच्छा गया, BEL बहुत अच्छा गया। मैं आपको एक ट्रेड और मार्क करके देता हूँ, सिर्फ डेटा के आधार पर कह रहा हूँ मैं आपको। डेटा सुनिएगा और उसके बाद ट्रेड पे बात करेंगे। और ये ट्रेड पे बात करेंगे हमारे साथ मानस। स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पे। LNT दिग्गज 3391 स्पॉट का प्राइस है। इस प्राइस पे एग्जैक्टली 2 एवरेजेस कोलाइड कर रहे हैं, 50 20 50 और 20। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा, 3400 की कॉल है। आज ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3400 की कॉल का प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पे। राजेश सतपुजी ने कॉल दी, लेकिन मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे माना सेकंड थॉट में आपसे ले रहा हूँ। 20 डे में बाइसेक्ट हो चुका है और साथ ही साथ 50 डे में बाइसेक्ट हो चुका है। इस प्राइस के साथ आप लगभग 5 फरवरी के बाद की पूरी ट्रेड चैनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। 3680 पे ट्रेड कर रही है। आस्किंग प्राइस बहुत नहीं है। आपका व्यू, टेक्निकल व्यू मिल चुका है मेरे को। इस ऑप्शन पे आपकी रीडिंग क्या कह रही है? करने की राय रहेगी। 20 और 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं और मेरा समझना है कि अब आपको 3500 रुपए तक के भाव LNT में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल 3400 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 37 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इस ऑप्शन में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन मेरा समझना है कि शायद यहाँ पर आपको 70-80 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क बहुत कम है। 24 रुपए का स्टॉप लॉस है तो करीब 12-13 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ 30-40 रुपीज के चांसेस हैं कि ऊपर आपको रिटर्न 30-40 रुपीज का मिल जाए। ये इनफैक्ट टॉपिक राजेश सातपुते को भी पसंद आ रही है, जहाँ पर इंटरेस्ट बना है। अच्छा, आज इंश्योरेंस कंपनियों में किसी वजह से फिर इंटरेस्ट देखने को मिला है। अब ये रोटेशन है या नहीं वो पता नहीं, वो आगे पता लगेगा। लेकिन शिवांगी, आपने SBI लाइफ देखा, इसके सामने HDFC लाइफ, बजाज फिनसर्व में जो मोमेंटम है, उनमें कब एक बाय कॉल जनरेट होगा? किन लेवल्स का इंतजार करेंगी आप? जी बिल्कुल हर्षदा जी, बजाज ट्विंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि इसका जो पुल बैक मूव भी आ रहा है वो भरोसा करने लायक नहीं है। फिनसर्व की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1650 पे एक हर्डल खड़ा है। स्टॉक अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा स्टेबलाइज होने दें स्टॉक को फॉर अ नेक्स्ट लेग ऑफ रैली। बट आउट परफॉर्मर्स इस स्पेस में है, उस पे हम पार्टिसिपेट करें। जो आउट परफॉर्म करें उसी के साथ रहें। वैसे निफ्टी बैंक में एक स्लाइस आया है, 125 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पर आता हुआ अचानक वहां पर एक शार्प करेक्शन, 0.5% नीचे। एक्सिस बैंक ये इनफैक्ट टॉप लूजर है इस समय बैंकिंग काउंटर्स में, इस घंटे के लिहाज से एटलीस्ट। इंडसिन में भी मुनाफा वसूली बढ़ती हुई, कोटक में भी दबाव है और SBI में तो दबाव वैसे भी बना हुआ है। तो ये पूरा पॉकेट थोड़ा थोड़ा करके नीचे नीचे खिसक रहा है। ये एक्सिस पर अब राय क्या बन रही है सुदीप, क्योंकि अचानक वो सेल साइड की पोजीशंस आने लगी हैं इधर? हर्षदा जी, यदि हम एक्सिस बैंक के चार्ट को देखें तो
ये पिछले 2-3 दिन से अच्छा सपोर्ट लेके 1060 से लेके ये तकरीबन 1100-1105 तक भी आए, बट फिर से वो जो ब्रेकडाउन का जो जोन था 23 जनवरी का, जब वो 6-7% नीचे टूटा था, तो वहां पे उसके पहले कंसोलिडेशन के पहले सपोर्ट जोन यही 1105-1107 का लेवल था। तो ये दोनों दिन, कल और आज दोनों सेशन में मुझे वही 1105 और 7 का जो जोन है वहीं से ये पलट रहा है। तो जब तक ये इसके ऊपर अब नहीं जाएगा ना, तब तक मुझे लगता नहीं है कि फ्रेश अपसाइड हमें यहाँ पे मोमेंटम चेस करना चाहिए। एक आध दिन शायद से कंसोलिडेट भी करे यहाँ पे, और 1105 के ऊपर ही हमें तेजी करनी चाहिए। और डाउन साइड पे इसका जो अब इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट होगा वो 1079-1082 के बीच में रहेगा। तो यही जोन रहेगा 1080 से लेके 1105 का, जिसके अंदर ये कंसोलिडेट कर सकता है और उसी के बाहर ब्रेकआउट दे सकता है 1105 1110 के ऊपर। जी हाँ, और इस बीच देखिए स्पॉटिंग करिए आप थ्रेशोल्ड पॉइंट पे। जरा वो एलएनटी की कॉल लेके आइए, कहाँ की कहाँ पहुँच गई। मात्र कितने मिनट हुए? 10 मिनट नहीं हुए होंगे बातचीत करते करते। जरा एक बार लेके आएंगे। अभी जो स्क्रीन पे प्राइसेस फ्लोट कर रहे थे ना, उसके हिसाब से पिक कर रहा था। 39 रुपये हो गए स्क्रीन पे। गजब मूव आ रहे हैं। मैं इनफैक्ट देख रहा हूँ इस वक्त स्क्रीन पे, आज दिन है बिग टिकट साइज स्टॉक्स का। एलएनटी, एस्ट्रल, बड़े बड़े स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। और मैं एक और रखता हूँ, आई थिंक ये भी स्विंग अच्छा देगा। डेटा और इसकी प्लेसमेंट देखिए, और स्टॉक का नाम है पिडिलाइट। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा चार्ट। 9 सितंबर 2022 से अब तक की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बाइसेक्ट होने वाली है। प्रकाश सर की कॉल भी है, और मैं इसकी एक बार आपके स्क्रीन पे 2500 नहीं 2760 की कॉल रखता हूँ, या 80 की, 2 कॉल रखिएगा बाइसेक्ट करके। सुदीप जरा एक बार रीड कीजिएगा इन ऑप्शंस को। इनफैक्ट शिवांगी से पूछते हैं, शिवांगी थोड़ा सा ऑप्शन साइज देखती भी हैं। शिवांगी, अगर ग्रिप में आ जाए वो ऑप्शन ट्रेड, तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते रखने में कोई अनकंफर्टेबल रहेगा भी नहीं। इसकी 2760 की कॉल ट्रेड कर रही है, 25 रुपये स्क्रीन पे प्रीमियम है। इस बड़े ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए, जिसको ऑलरेडी प्रकाश से स्पॉट कर चुके हैं, क्या इस ऑप्शन को ग्रैब करें? पिडिलाइट की अगर हम ऑप्शन डेटा देखें तो यहाँ पे काफ़ी कंसंट्रेशन हो रहा है और एक बाइंग इंटरेस्ट भी है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिला है, जो कि एक इंडिकेशन कर रहा है कि एक अच्छी अप मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं ये कॉल ऑप्शन में देख रही हूँ 2740 और 2760 दोनों में ही अब जो इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। 2740 के कॉल ऑप्शन को हम देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं इसको करंट लेवल्स पे। और मेरा यह मानना है कि यहाँ पे कम से कम हमें 60 तक के टारगेट्स जो है बनते हुए दिख जाएंगे। ओके, तो पिडिलाइट में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है। 2740 का भी आप कॉल लेकर चलें। इसमें अगर आप ऑप्शंस के ट्रेडर हैं, गावा साहब ने पहले इसे पिक किया था। फर्स्ट कॉल आज 2 बजे का 2770 के लिए एक अपॉर्चुनिटी इसमें आपको दिख रही है। चलिए अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं, ऑटो कंपनियों की बात करते हैं। और ऑटो एंसिलरी, सोना कॉमस्टार या सोना BLW, जो भी आप कहें, इस स्टॉक में आज अच्छी तेजी बनी है। एक बार दिखाइएगा प्लीज, स्टॉक में आज कितना एक्शन बनता दिखाई दिया है। नियरली 5% तक का इंट्राडे मूव ये काउंटर दिखा चुका है, तो करीब 646 के आसपास है। दरअसल कंपनी की को ईवी के ट्रैक्शन मोटर्स के लिए PLI सर्टिफिकेट मिली है। अब इससे क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, कितना फ़ायदा होगा, बिजनेस को स्केल करने में कितनी मददगार साबित होगी। और 7 एप्लीकेशंस दी थी, उसमें से एक को दरअसल अप्रूवल मिला है, बाकी 6 में क्या अप्रूवल आने के चांसेस हैं या नहीं, इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्रुप CFO रोहित नंदा जुड़ गए हैं। नंदा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सबसे पहले कंसिडरिंग आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, इस PLI मिलने के इंसेंटिव्स क्या हैं? हाउ मच डज इट ऐड टू द मार्जिन्स और एड मार्जिन्स? पहले अगर वो आप समझा सकें, फिर बाकी चीज़ों में उतरेंगे। नमस्कार। तो देखिए, अभी इसका क्वांटम डिफाइन करना मुश्किल है। स्कीम में परसेंटेज बेनिफिट कितना मिलेगा रेवेन्यू पे, वो डिफाइंड है। पर क्योंकि स्कीम का एक डिफाइंड बजट है और बहुत सारी कंपनीज इससे बेनिफिट करेंगी, तो इवेंचुअली टोटल इंडस्ट्री का कितना क्लेम होगा स्कीम में, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो अगर मान लीजिए जितना स्कीम का बजट है, अगर टोटल क्लेम्स उससे डबल होंगे, तो सबको जो क्लेम है उसका आधा आधा मिलेगा। तो इस टाइम पे
क्वांटिफाई करना मुश्किल है। पर इसमें आई थिंक अभी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट था कि हम अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो प्रोडक्ट्स क्वालिफाई करें और उनका अप्रूवल हमको मिले। तो अभी 7 एप्लीकेशन हमने डाली हुई है, उसमें पहली एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और बाकी की एप्लीकेशन अभी कतार में है। 2-3 और प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एप्लीकेशन अभी हम तैयार कर रहे हैं, वो भी आने वाले कुछ समय में हम डाल देंगे। तो ओवरऑल स्कीम बेनिफिशियल रहेगी कंपनी के लिए। मेरे लिए उसका मार्जिन्स पे या एग्जैक्टली कितना हमको क्वांटम मिलेगा वो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है इस स्टेज पे। पर इससे हमारा कंपेटिटिवनेस जो है मार्केट में, बोथ जो प्रोडक्ट हम इंडिया में बेचते हैं उसमें और जो विदेश में बेचते हैं, दोनों में ही हमारी कंपेटिटिवनेस और भी इम्प्रूव होगी स्कीम के बेनिफिट्स के चलते। ओके मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर स्पेसिफाई किया गया है जिस प्रोडक्ट के लिए आपको ये सर्टिफिकेट मिली है, हब मोटर, ये ट्रैक्शन मोटर्स का हिस्सा है और ये लगभग आपके पहली छमाही इस साल के 5% ऑफ रेवेन्यूज उसी सेगमेंट से आए थे। इज दैट नंबर करेक्ट? एंड वो फिर इवेंचुअली, क्योंकि एक डिसेंट साइज का मार्केट है, डिमांड की सिचुएशन क्या है, किस तरह के और प्रोडक्ट्स इसी रेंज में फिर आते हुए दिखाई देंगे, अगर उसका हमें अंदाजा दे सके? जी, तो आपका कहना सही है। जो हमारा ईवी ट्रैक्शन मोटर का बिजनेस है, हमारे ओवरऑल रेवेन्यू का 5% है पहले 9 महीने में भी। और ये सेगमेंट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारा अंदाज है कि अगले आने वाले सालों में इसका परसेंटेज शेयर जो है हमारे टोटल रेवेन्यू में और भी ज्यादा बढ़ने का चांस है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑलरेडी बन चुका है। आज से अगर आप 3 साल पहले जाएंगे तो इससे हमारा 0 रेवेन्यू आता था। तो ये 2 साल भर में ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बन गया और ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। थोड़ा एग्जैक्टली क्या साइज होगा आने वाले साल में थोड़ा बताना मुश्किल है, क्योंकि इसमें फेम टू सब्सिडी और कई और चीजें हैं। परंतु इसकी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है और एक ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट बना रहेगा हमारे ऊपर। रोहित जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी कुछ एप्लीकेशंस अप्रूव भी नहीं हुई हैं, बट एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से और कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप पीएलआई में प्रस्तुत करेंगे आगे जाकर भी, और उनकी भी मतलब अप्रूवल की संभावना? तो देखिए, हमारी टोटल 7 एप्लीकेशंस जो हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की ऑलरेडी हमने डाली थी, उसमें ये पहली अप्रूवल आई है। बाकी भी ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है। तो जैसा आप शायद जानते होंगे कि पूरा प्रोसेस है जिसमें कंपनीज को अपने टेक्निकल जो है स्पेसिफिकेशंस और प्रोडक्ट को सबमिट करना पड़ता है टेस्टिंग एजेंसी को, और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं जो प्रूव करते हैं कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन 50% से ज्यादा है, जो स्कीम की एक कंडीशन है। तो ये सब डेटा और इंफॉर्मेशन हमने टोटल 7 प्रोडक्ट का ऑलरेडी सबमिट कर दिया है और आने वाले कुछ समय में 4 प्रोडक्ट्स का और हम एप्लीकेशन डालेंगे सिस्टम में। तो धीरे धीरे सारी अप्रूव हो जाएंगी। ये प्रोसेस है जैसा कि आप समझ सकते हैं, और बहुत सारी कंपनीज ने एप्लीकेशन डाली है, तो टेस्टिंग एजेंसीज को भी समय लग रहा है डॉक्यूमेंट्स चेक करने में। पर हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वो सब जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया फिट किया है स्कीम के लिए, सबको मीट करते हैं, तो सब पे हमको अप्रूवल मिलना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय की बात है। ओके, समय की बात है, लेकिन अभी जो आपने आंकड़ा कहा उसके मुताबिक 4 आके प्रोडक्ट्स और इस पीएलआई में शायद अप्रूवल मिल जाएगी उनको। सर, एग्जैक्टली ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये पूरा फिस्कल आप एग्जैक्टली कितने आउटस्टैंडिंग ऑर्डर के साथ, मतलब ऑर्डर बुक के साथ क्लोज करने की अपेक्षा लग रही है आपको? थोड़ा ऑर्डर बुक पे आते हैं और आई थिंक उसमें से ईवी के अंश पर बात करेंगे। एग्जैक्टली किस नंबर के साथ क्लोज करेंगे सर ये फाइनेंशियल ईयर? जी जरूर। मैं गाइडेंस तो नहीं दे पाऊंगा, पर अगर मैं दिसंबर क्वार्टर के अपने नंबर्स को देखता हूं तो हमारे पास ऑलरेडी 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और इसमें ऑलमोस्ट 80% ऑर्डर बुक जो है वो ईवी से ही है। तो हमारा ईवी ऑर्डर बुक ऑलरेडी काफी बड़ा है। और इसके अलावा मतलब आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये प्रोडक्ट जो अभी अप्रूव हुआ है, हम ऑलरेडी 2 साल से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये जो हब व्हील मोटर है जिसका हमको अप्रूवल मिला है, ये हमने इन हाउस डेवलप किया था और हमने 2 साल पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। तो ये 2 साल में ही, जैसा मैंने पहले भी बताया,
हमारे रेवेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना है और ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। हम ऑलरेडी इंडिया में ये मोटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनीज में से एक होंगे। अब क्या एक अंदाजा दे पाएंगे कि यहाँ से आपके टोटल रेवेन्यू में फिर ईवी का शेयर कितना है? क्योंकि 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक में अगर 80% ईवी है, जो लास्ट आप लोगों ने मेंशन किया था नियरली 25 to 28% की ईवी का टोटल रेवेन्यू में योगदान था। इस ऑर्डर बुक के मद्देनजर दैट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, राइट? जी, तो अगर मैं पहले 9 महीने का नंबर देखूंगा तो ईवी से हमारा आई थिंक 28% जो रेवेन्यू है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से आता है। और क्योंकि ऑर्डर बुक में 80% है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आने वाले सालों में ये ईवी का परसेंटेज एज अ शेयर ऑफ रेवेन्यू ये बढ़ता ही जाएगा। ओके मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि ग्लोबली एंड दिस इज विद कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम जो टाटा टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की थी, कुछ ईवी प्लेयर्स एक ट्रांजिशन फेज में है। विनफास्ट, आई एम श्योर यू आल्सो हर्ड अबाउट इट। आई एम नॉट श्योर आप लोग उनके साथ काम करते हैं नहीं काम करते हैं। दूसरा, टेस्ला जैसा बड़ा प्लेयर था जिन्होंने ये रेड सी क्राइसिस के चलते जर्मनी का प्लांट कुछ समय के लिए बंद किया था। इन सिचुएशंस में क्या उसका कुछ इम्पैक्ट Q4 के नंबर्स पर आएगा? Q4 के रेवेन्यू नंबर में कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। जो रेड सी इशू की अगर बात करेंगे तो उसकी वजह से इन्वेंट्री जो है, क्योंकि उसमें वर्किंग कैपिटल पे कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो सामान यहाँ से लेट्स से यूरोप या US जाने में अगर पहले 45 दिन लगते थे तो अभी वो 10 से 15 दिन और एडिशनल टाइम लग रहा है, विच मीन्स कि हमको वर्किंग कैपिटल थोड़ा एडिशनल डालना पड़ेगा। परंतु अभी हमको जितने भी कस्टमर शेड्यूल्स हैं उसमें किसी में भी कोई ऐसा डाउनवर्ड रिवीजन मेजर वे से नहीं है, तो ऐसा रेवेन्यू पे कोई इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है शॉर्ट कोई टर्म। कस्टमर कैंसिलेशंस, कोई ऑर्डर कैंसिलेशंस या डिलेज अब तक नहीं फेस किया आपने? जी नहीं, अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन किसी भी कस्टमर से नहीं है। कुछ साइन है कि ये खतरा बढ़ सकता है या नहीं? आप कंफर्ट जोन में है इस समय? नहीं, अभी ठीक लग रहा है हमको। जो नॉर्मली कस्टमर से शेड्यूल्स मिलते हैं वो 2 से 3 महीने की विजिबिलिटी होती है। तो और क्योंकि ये जो रेड सी इशू है आई थिंक दिसंबर में शुरू हुआ था, जी हाँ। तो ऑलरेडी फेब मिड में है, और अगर अनदर 2-3 महीने की विजिबिलिटी जो दिख रही है उसमें भी कोई शेड्यूल्स में ऐसी कोई कमी नहीं लग रही है। किसी का भी शेड्यूल कोई मेजर वे से डाउनवर्ड रिवाइज नहीं हुआ है। सो ऐसा कोई रेड सी या किसी दूसरे इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से भी अभी ऐसा हमको लग नहीं रहा कोई रेवेन्यू पे इमीडिएट टर्म में कोई ऐसा इम्पैक्ट दिख रहा हो। रोहित नंदा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो रेवेन्यू में अच्छी विजिबिलिटी है इस समय, भले ही ग्लोबल मार्केट में जो भी हमने दूसरी कंपनियों की तरफ से सुना हो कि रेड सी की क्राइसिस उनके ऑपरेशंस को इम्पैक्ट कर रही है, सोना BLW के लिए वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट इतना बड़ा नहीं है। तो रेवेन्यू में कोई कमी नहीं, लेकिन एक साइजेबल ऑर्डर बुक पर ये बैठे हैं 24,000 करोड़ की। ये 9 मंथ की ऑर्डर बुक है, अगले 3 महीने की और जुड़ जाएगी इवेंचुअली जब हम मार्च में दोबारा बात करेंगे। राजेश अग्रवाल, आपकी एनालिसिस क्या है सोना BLW को लेकर? क्योंकि ईवी स्पेस में अगर कोई एक प्लेयर है जिसने अपने बिजनेस को बहुत एक्टिवली स्केल किया है और अच्छे खासे क्लाइंट बेस को डेवलप किया है, वो ये कंपनी है। देखिए अर्षिता जी, ऐसा है कि जब ये लिस्टिंग हुई थी करीब 1.5-2 साल पहले, तब से ही हम इसमें बुलिश हैं और हमने हमारे क्लाइंटों को लगातार रिकमेंड किया है। आपके चैनल पे भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। हमें ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है, खास करके ऑटो एंसिलरी स्पेस में अगर आप देखें तो दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों में से एक है। जैसा भी मैनेजमेंट में रोहित नंदा साहब बता रहे थे कि 24,000 करोड़ के ऑर्डर बुक में 80% जो योगदान है वो ईवी स्पेस का है। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में ईवी की जो दौर आने वाला है उसमें जाहिर सी बात है कि इन लोगों को एक बड़ा फायदा होगा। नंबर्स इस बार ठीक ठाक आए थे, उतने बहुत एक्साइटिंग नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के बाद नंबर्स में एक अच्छा सुधार आएगा, क्योंकि एक तो ईवी ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगी। दूसरे, जैसे अभी ये नंदा साहब बता रहे थे कि प्रोडक्ट प्रोफाइल भी ये बढ़ा रहे हैं। इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि बावजूद इसके कि अब ये 640-650 के जोन में आ गया है, यहाँ पर कोई मध्यम अवधि के निवेशक हो तो वहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए।
हमने हमारे क्लाइंटों को इसमें 750 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए दिया हुआ है। ओके, सोना BLW पे ही आप एग्जैक्टली राजेश जी का प्राइस आउटलुक सुन रहे थे। अभी मैनेजमेंट से हमारा इंटरेक्शन हुआ उस पर, उसके बाद अच्छा इस बीच आप लेके आइए एक स्पेस जो कि बहुत डिलीवर कर रहा है इस वक्त स्क्रीन पे। मैं फिर कह रहा हूँ आज आई थिंक इंडेक्स का नहीं, आज स्टॉक्स का दिन है। और प्रकाश सर जरा एक बार आप देखिए डिक्सन अब अपनी मेरे ख्याल से इस दिसंबर जनवरी फरवरी की जो राइजिंग चैनल है सर, ये उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। 6,904 का भाव है सर इस पे। मैं इसके ऑप्शंस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि थोड़ा ऐसे ऑप्शंस इसके एक्सपेंसिव होते हैं सर। 6,918 कोई प्राइस व्यू सर आपका यहाँ पर? 7,000 मेरे ख्याल से वहां तक जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। आज हो सकता है, कल भी हो सकता है। जो सेटअप है, एक अपमूव मिला था, फिर करीब 3 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ, पॉज मूव था, अब बेहतर था वो। अब ट्रेड कर रहा है 6,920 पे पड़ गया। ये 7,000 तक तो जाएगा, स्टॉप लगाना पड़ेगा आपको। 20 रुपए का बस बहुत है, तो 1:4 बनता है यहाँ पर। आज हो सकता है मंडे, बट आई थिंक ये 7,000 पॉसिबल डिक्सन पे और भी हायर जोन देखेंगे। 7,000 तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस कहा मैंने, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, आपको मिलना चाहिए डिक्सन। डिक्सन आपकी स्क्रीन पे 6,903 पे स्ट्रॉन्ग मूव देखिए, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका मूव बड़ा एग्रेसिव हो रहा है इस वक्त। अच्छा इस बीच एक बार आप लेके आइएगा, देखिए ये बात करते करते कहाँ हो गया। एक बार आप लेके आइए अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मूव बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक बार आप रखिएगा अदानी पोर्ट्स। अब अदानी पोर्ट्स को आप इंटरडे में रीड मत कीजिएगा प्लीज़, रीड कीजिए इसे DD चार्ट्स पे जाकर। राजेश जी बहुत संतुलित चार्ट है ये, 10 EMA पे बेस बनाता है, वहाँ से निकलता है ऑल टाइम हाई 1330। बट कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको उसको देख के? विनीत जी देखिए, जनरली एक ऑब्जर्वेशन होता है, जब बाजार सबड्यूड होता है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में मूव मिलता है। और मैं 2 वजह से देख रहा हूँ यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस एंड अडानी पोर्ट में स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे स्ट्रेंथ बन रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये 10 DMA का सपोर्ट लेके ही चलता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट अडानी पोर्ट की अगर बात करें तो देखिए, हम जो स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, हम लोग जो इंट्राडे हिसाब से देते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका टारगेट होगा 1370 1380। तो यहाँ पे बाय साइड का ही ट्रेड बनेगा। इनफैक्ट 1300 के ऊपर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है, एट प्रेजेंट इट इज एट 1328, तो बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 1310 का। ओके, तो अदानी ग्रुप में एक बड़ा एक्शन इस घंटे इस समय डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा एस्ट्रल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। राजेश अग्रवाल ने कुछ ही देर पहले इनफैक्ट इस पर एक बाय कॉल दिया, लेकिन ये डे हाई पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ करीब 6% के गेन्स दिखा रहा है। एस्ट्रल बड़ा मोमेंटम इसमें बन चुका है। हमारे साथ अब समित चौहान भी जुड़ गए हैं। समित, आपका ट्रेड में लूंगी, लेकिन फटाफट एक बार एस्ट्रल का चार्ट देखेंगे, अगला पड़ाव क्या होगा? देखिए अर्षदा, एस्ट्रल की बात करें तो स्लोली ग्रेजुअली लास्ट 2-3 हफ्तों में स्टॉक में हमने एक अच्छी खासी एक्शन देखी है। बट आज जैसे उसमें प्राइस और वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रही है, अनचार्टेड टेरिटरी में ये एंटर कर रहा है और काफी एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन पैटर्न इसमें ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स अच्छी तरह से डेवलप हुआ है और उसी से ब्रेकआउट यहाँ पे ये कंफर्म करते जा रहा है। तो नेक्स्ट लेवल ऐसे प्रोजेक्शंस अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ 2180 एंड 2250 ये 2 लेवल्स आपको एस्ट्रल में दिख रहे हैं। ये पोजिशनल बेसिस पे है और जैसे इसमें मोमेंटम भी आया है तो प्रॉब्ली आपको नेक्स्ट वीक में ये लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। 2180 से 2250 की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम इस घंटे देखने को मिला है। 6% के गेन्स आपकी स्क्रीन पर साफ दिखाई दिए। बीच में कुछ फिराम ले रहा था, लेकिन अब पुल अप देखने को मिला है। समित, आपका इस समय का क्या ट्रेड है हमारे लिए? देखिए यहाँ पे हम कैम्स के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक लगभग एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के दौर से गुजरा, 2 साल के हाईएस्ट लेवल पे अभी ये ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंटली जो रिसेंट उसमें लेग ऑफ द रैली है, वहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा पिकअप हो गई है। वो कहीं ना कहीं उसका एक हेल्दीनेस यहाँ पे इंडिकेट करता है और यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक पोजिशनल बेसिस पे भी काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मोमेंटम बेसिस पे अगर आप टारगेट देखे हो तो 3200 3220, बट अगर थोड़ा ब्रॉडर व्यू हम पकड़ते हैं तो 3300 3350 तक भी ये मूव एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है। तो 3000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और इमीडिएटली 3200 3240 और थोड़ा ब्रॉडर व्यू से 33 to 3350 तक लेवल्स ये स्टॉक में हमें दिख सकते हैं।
एम्स में एक अच्छी खासी इंटरेस्टिंग मूव करीब 3220, और जिस तरह का फ्लो एक्विटी मार्केट्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियरली कैम्स जैसी कंपनियां उससे बेनिफिट करेंगी ही। 4% के गेन्स इधर देखने को मिले हैं। चलिए अब निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर फिर लेकर आते हैं। 46,794 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बना है। यही एक बड़ा पॉकेट है जहां पर आज वीकनेस देखने को मिली है, और इसमें आप गौर करिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप लूजर्स वायदे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, इन सब में दबाव बनता दिखाई दिया है। इस बीच एक और रिपोर्ट आई है। गोल्डमैन सैक्स ने दरअसल कहा है कि भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर के सुनहरा दौर जो है वो अब खत्म हो रहा है। इस कंपनी ने कहा है कि बड़े पैमाने पर अब वो बैंकों को डाउनग्रेड करना शुरू करेंगे। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है और किन बैंक्स पर वो डाउनग्रेड आ रहा है, सब पर बातचीत होगी। यतिन ने इनफैक्ट वो डिटेल रिपोर्ट पढ़ ली है। यतिन, सबसे पहले अगर हमें समझा सके, गोल्डमैन सैक्स क्यों कहता है कि गोल्डन डेज आर नियरली ओवर और गेटिंग ओवर? तो गोल्डमैन सैक्स का जो हेडर है वो ये है हर्षदा, के गोल्डी लॉक पीरियड फॉर इंडियन फाइनेंशियल्स इज ओवर। तो जो सुनहरा दौर था इंडियन फाइनेंशियल्स और इंडियन बैंकिंग शेयर्स का, वो अब हमारे पीछे है। लार्जली टू डू विद द फैक्ट दैट कि जो ज़बरदस्त ग्रोथ हमने कोविड के बाद बैंकिंग सेक्टर में देखी है, चाहे वो शेयर प्राइस हो, वैल्यूएशंस में सुधार हो या प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार हो, शायद आगे जाके ऐसा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। यानी यहाँ से अर्निंग्स टेपर होना शुरू हो जाएगी ग्रोथ वाइज। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोल्डमैन सैक्स का कहना ये है कि कंसर्न्स है काफ़ी सारे कंज्यूमर क्रेडिट को लेके, वहाँ एसेट क्वालिटी आगे जाके बिगड़ेगी तो क्या इम्पैक्ट होगा वो देखने लायक होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत बढ़ रहा है क्योंकि जो वेज इन्फ्लेशन है खास करके सरकारी बैंक्स में, ये प्रेशर डाल सकता है प्रॉफिट्स पे। और जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो ज़्यादातर बैंकों के बढ़ने वाले हैं, यानी जो डिपॉजिट रेट है, क्योंकि डिपॉजिट जितनी नहीं आ रही हैं सिस्टम में, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए ब्याज दरों में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, जिससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो है बैंक्स का इम्पैक्ट हो सकता है। इन्होंने क्या किया है, ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और येस बैंक, ये तीन बैंक्स को इन्होंने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने डाउनग्रेड किया है, जिसके बाद तीनों शेयर में आज आप प्रेशर देख रहे हैं। और जब इन बैंकों में हम क्लियरली प्रेशर तो है, स्पेशली एसबीआई और साथ ही साथ येस बैंक में, आईसीआईसीआई बीच बीच में तेजी दिखाता है, बीच में मंदी दिखाता है। इन पर एग्जैक्टली क्या कहा जाए, एसबीआई को लेकर स्पेशली क्या चिंता उभर कर आ रही है? तो इन्होंने हर्षद जब डाउनग्रेड किया तो अर्निंग्स एस्टिमेट भी काटे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी एक प्लेट आएगी जहां गोल्डमैन सैक्स को लगता है एसबीआई में करंट मार्केट प्राइस से 4% की डाउनसाइड है, आईसीआईसीआई बैंक में केवल 3% की अपसाइड है, येस बैंक में उनको लगता है कि शेयर में 37% का डाउनसाइड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, बजाज फाइनेंस में सिर्फ 2% की अपसाइड है। लेकिन सबसे टॉप पिक जो इनका है पूरे के पूरे बैंकिंग पैक में वो एचडीएफसी बैंक, जहां ये 33% की जो है अपसाइड देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में इनका टारगेट है 1195, एचडीएफसी बैंक में उनका टारगेट है 1915, आईसीआईसीआई बैंक में टारगेट है करीब 1100 रुपये के आसपास, येस बैंक में जो इनकी सेल रेटिंग है टारगेट है 16 रुपये, और एसबीआई पे न्यूट्रल बन के चल रहे हैं 741 पे। और तथ्य क्या है, क्योंकि एसबीआई और येस बैंक ये दोनों ही फेवरेट स्टॉक्स हैं मार्केट के, तो एसबीआई में इन्होंने 7 से 5% की ईपीएस कट करी है अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स की, क्योंकि इनको लगता है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स एसबीआई के लिए तेजी से बढ़ने चाहिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी बैंक है और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में सबसे नंबर पहला आता है, तो कहीं ना कहीं ये डिपॉजिट रेट बढ़ाना पड़ेगा इनको, ऐसा लगता है गोल्डमैन को। और येस बैंक में इनको लगता है कि मार्जिन प्रोफाइल काफ़ी सबड्यूड रही है, वैल्यूएशन और रीरेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन नंबर्स इतने नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने 43% से FY25 का ईपीएस काटा है और 6% से बुक वैल्यू की भी अनुमान जो इनकी प्रीवियसली थी उसको काट के टारगेट 16 रुपये पे ले आए हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे एचडीएफसी को एक तरफ देखा, आई मीन गोल्डमैन सैक्स का यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव, और बाकी एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, और साथ ही साथ आपने येस बैंक के बारे में सोचा। येस बैंक में काफ़ी स्टीप डाउनसाइड, लगभग 37% का। राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी, पहले आपका एक हल्का सा व्यू जानना चाहूँगा सर, आप इस रिपोर्ट से कितना आई थिंक सहमत हैं, और आपका प्राइस व्यू इसके सिमिलर है क्या, और एचडीएफसी बैंक पे इस प्राइस पे आपका आउटलुक, एंड स्पेशली इस दौर के ये जो दो स्टॉक्स हैं ना, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, ये टॉप परफॉर्मर रहे हैं, दोनों ऑल टाइम हाई पर हैं इस प्राइस पर भी, आपका व्यू फॉर द टाइम में येस बैंक छोड़िए, एचडीएफसी बैंक वर्सेस एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक? देखिए, रिपोर्ट पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा, सबके अपने अपने विचार होते हैं, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू गोल्डमैन सैक्स, उनके अपने विचार हैं।
लेकिन जहां तक कॉस्ट ऑफ फंड्स की या एनआईएम्स में कटौती की बात है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 आरबीआई के जो मीट होगी, कहने का मतलब है 4 महीने के बाद हो सकता है कि हम रेट कट के सिनेरियो में जाने लगे। तो वहां से मुझे लगता है जो क्रेडिट की जो ऑफटेक की बातें हो रही है वो थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आएंगी। और जहां तक एचडीएफसी बैंक की बात है, अगर आप देखो तो ये जो 1400 रुपए के आसपास का भाव है ना, ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है इसे एक्यूमुलेट करने की। अगर मर्जर के बाद की बातें की जाए तो विश्व की 5 सबसे बड़ी बैंकों में से एक बैंक हो गया है। 9000 के आसपास ब्रांचेस हैं, 20,000 के आसपास टच पॉइंट्स हैं। नंबर्स इस बार अच्छे आए थे, अगर कहे जाए तो सिर्फ जो बीट आई थी वो एनआईएम्स के ऊपर आई थी, और जिस कारण से इतनी चिंता हुई कि 1800 का स्टॉक टूट के 1400 रुपए आ गया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि FY25 में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बैंक 80,000 करोड़ रुपए की बॉटम लाइन रिपोर्ट करेगा। एनआईएम्स की जो बात की जा रही है, जब रेट कट के दौर चालू होगा, मुझे लगता है एनआईएम्स में भी वहां पर सुधार हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एचडीएफसी बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा बैंक है, 5 सबसे बड़े बैंक्स में आता है, यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। हमारा इसमें 1.5 साल के 2 साल के लक्ष्य में 2000 प्लस का टारगेट है। कि एचडीएफसी में एक अपॉर्चुनिटी है, 2000 तक के टारगेट्स आप दे रहे हैं। अच्छा अग्रवाल जी, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल, आपने भी हम श्योर वो रिपोर्ट पढ़ी होगी कि कैसे देश में डिपॉजिट्स की जो संख्या है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली पिछले 2 सालों में खासी घटी है, क्योंकि वो सारा पैसा इक्विटी मार्केट्स में आ रहा है। अब ये जब डिपॉजिट्स घटते हैं, उसी की तो चिंता सबसे ज्यादा थी एचडीएफसी बैंक को। ये क्या बाकी बैंकिंग इंडस्ट्री पर दबाव नहीं डालेगा, या फिर उनको काफी कॉम्पिटिटिव करनी पड़ेंगी अपनी डिपॉजिट की दरें उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए और ऊपर रखने के लिए? देखिए, कंपटीशन आएगा, नो डाउट ऑन दैट, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी आने वाले दिनों में। और अगर ये इकोनॉमी की ग्रोथ होनी है तो बैंकों को तो पीछे छोड़ा ही नहीं जा सकता। बैंकों के बिना तो ये संभव ही नहीं है। और जितने बड़े बड़े कैपेक्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में अनाउंस हो रखे हैं, उन सब का एक जरिया बैंकिंग एज ए सेक्टर होने वाला ही है। तो हो सकता है कि कुछ दबाव छोटी अवधि में देखने को मिले, वक्तिया तौर पर देखने को मिले, बट मध्यम से लंबी अवधि में हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। जो आपने सही कहा कि बैंकों के कुछ पैसे डाइवर्ट होकर के म्यूचुअल इसमें शेयर बाजार में आ रहे हैं, तो आज भी एक रिपोर्ट आई थी कि ऐसा हो गया है। लेकिन अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड के जो नंबर्स आए, वो AUM जो बढ़ा है, NAV जो बढ़ा है, उस कारण से वो नंबर एक्सीड होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां से डिपॉजिट्स टूट करके म्यूचुअल फंड्स में आ गए हों। तो ये थोड़ा सा बैलेंस मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बना रहेगा। बैंकों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ होनी है, जो हम सब मान के चल रहे हैं, तो बैंकिंग के बिना तो वो हो नहीं सकती। कोट कर देती हूँ, कासा रेशियो जो सारे कमर्शियल बैंक्स का साथ में जोड़कर रखते हैं, वो सितंबर 2023 में करीब 40.5% पर आया, जहां पर मार्च 2023 की आसपास यानी कि इस वित्त वर्ष के शुरुआत में ये 43% पर था, और प्रीवियस मार्च से अगर आप देखें तो 45% पर था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें धीरे धीरे करके कमी आ रही है। वो एक चिंता उस रिपोर्ट में जाहिर तौर पर मेंशन की गई थी, लेकिन देखते हैं वो कैसे प्ले आउट होता है। 2 स्टॉक्स जो आज सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं उन पर आते हैं, और समित एक बार नज़र डालिएगा आप इंडस टावर पर, और बताइए क्या ये चेज किया जा सकता है या ट्रेड या नहीं। मैं इंडस टावर इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वोडाफोन की बोर्ड बैठक में कितने फंड रेज में क्या होगा, क्या निकल कर आएगा, इट्स एनीबडीज गेस। और वोडाफोन जितनी तेजी से भागता है उतनी तेजी से गिरता भी है। लेकिन इंडस टावर पर क्या कोई ट्रेड अभी भी लिया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तार कहीं ना कहीं वो वोडाफोन से जुड़े हुए हैं, फंड रेज से जुड़े हुए हैं। यस, देखिए करंट लेवल पे जैसे उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, लास्ट अगर हम 1-2 हफ्तों की इसकी प्राइस एक्शन वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ अगर देखें, तो ये स्टॉक ने 2022 के इंपॉर्टेंट हाइज यहाँ पे ब्रीच किए हैं। तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट तो इसने डेफिनेटली कंफर्म किया, और वॉल्यूम के साथ ये किया हुआ है, तो इसमें इसको कहीं ना कहीं वो क्रेडेंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। बट गोइंग बाय इट्स हिस्ट्री, जैसे इसका बिहेवियर हो चुका है, तो ज्यादा एग्रेसिव पोजीशंस मत रखिए इसमें।
बट यस डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशंस करंट लेवल पे भी ली जा सकती है, और जो उसका आज का एक अपसाइड गैप एरिया क्रिएट हुआ है उसी का हम एक लेवल पकड़ के चल सकते हैं, जो एक आपका स्टॉप लॉस होगा। सो 231 के स्टॉप लॉस से अगर इंडस टावर को यहाँ पे बाय करते हैं तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक ये स्टॉक 255 से लेके 258 के लेवल छू सकते हैं। ओके, इंडस टावर्स पे ये प्राइस आउटलुक आपका। चलिए अभी काम करते हैं, चार का चौका 4 ट्रेड्स ले लेते हैं यहाँ पर, और पहला ट्रेड आएगा सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से। मानस जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? सन टीवी पे ध्यान है, 640 का कॉल ऑप्शन लेना है। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। तो सन टीवी के 640 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 9 रुपए के भाव चल रहे हैं, 4 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 20 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। सन टीवी में एक अपॉर्चुनिटी साफ देखने को मिल रही है, 640 का कॉल लेकर चले। समित, आपका एफएनओ सुपरस्टार? देखिए श्रीराम फाइनेंस के साथ जाना चाहेंगे। ओवरऑल ये वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है विद इन दिस स्पेस, और अभी भी हम देखें तो एक अच्छे खासे उसने 3-4 दिनों का प्राइस करेक्शन कंप्लीट करके ये स्टॉक वापस उसकी जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी वो रिज्यूम कर रहा है। सो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट, एक काइंड ऑफ बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न इसमें फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। तो इसलिए 25-20 के टारगेट के लिए ये करंट लेवल पे लॉन्ग किया सकता है, और इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 2405 करेगा। ओके, श्रीराम फाइनेंस ये आपका लॉन्ग ट्रेड है। शिवांगी जी आप क्या पिक करेंगे आज का चार्ट का चमत्कार? जी, मैंने चुना है रेलटेल। स्टॉक में हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रिबाउंड करके निकल रहा है। अब अपने 3 हफ्तों के एक सॉफ्टनेस के बाद स्टॉक आज वापस रिवर्सल दिखा रहा है, तो ये एक अच्छी साइन है कि कंसोलिडेशन होने के बाद स्टॉक जो है अब एक अपमूव के लिए तैयारी कर रहा है। वॉल्यूम्स पिछले 2 घंटे में काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं विद RSI टर्निंग फ्रॉम द लोअर जोन्स। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 425 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 400 के एक स्टॉप के साथ। ये तो रेलटेल एक अपॉर्चुनिटी तेजी की तरफ बन रही है। अग्रवाल साहब, मिड कैप फंडा? देखिए मिड कैप फंडा के तौर पे हर्षदा जी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है, 1000 करोड़ के आसपास कैश है बुक्स में, और कुछ गवर्नमेंट टर्मिनल्स नए एसेट्स एक्वायर करने की बात कर रहे हैं आगे। इससे लगता है कि आने वाले 2 वर्षों में जो कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह होगी, इससे हमें स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिलेगी, न केवल रेवेन्यू में बल्कि बॉटम लाइन में भी। थर्ड पार्टी बिजनेस लेकर के कुछ ऑर्गेनिक ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रूट से भी ग्रोथ करेंगे। और अभी हालिया में आजकल के अंदर में इन्हें JNPT से एक LOI मिला है उनके पोर्ट मेंटेनेंस वगैरह को लेकर के। ये स्टॉक हमें 300 रुपए तक जाता हुआ आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में दिखता है। तो मैं समझता हूँ मिड कैप फंडा के तौर पे JSW इंफ्रा पे ध्यान देना चाहिए। ओके, JSW इंफ्रा आपका मिड कैप फंड आज का। अब एक काम करते हैं, 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर देते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस जी के सौजन्य से आया था आज आपकी स्क्रीन पे, और वो था सन टीवी की कॉल 640 की फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 20 ऑन द हायर साइड। ये कॉल था आज का पहला। उसके बाद ट्रेड आया समित जी के सौजन्य से श्रीराम फाइनेंस, 2520 का लक्ष्य यहाँ पे था। शिवांगी जी ने पिक किया आज ये समित जी का ट्रेड था, और शिवांगी जी ने पिक किया आज रेलटेल फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 425, 400 का स्टॉप लॉस है। और राजेश अग्रवाल जी ने JSW को पिक किया आज यहाँ पे इंफ्रा को, और यहाँ पे बाय कॉल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 300। निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी एग्जैक्टली वहीं पर है जहाँ पे हर्षद और मैंने आई थिंक 2:01 पे बातचीत शुरू करी थी। 22,232 का प्राइस था, अभी 22,228 पे, 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, एग्जैक्टली वहीं पर। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी लगभग 2:04 पे प्राइस था 46,900 करीब 55, अभी करीब 46,900 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अभी 1-2 स्टॉक्स को स्पॉट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कुछ खास सेगमेंट्स पर चर्चा करेंगे, खास स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। आज का जो सुबह मैंने एक ट्रेड पिक किया था BL का, ये था लगभग 199 रुपये 20 पैसे के आसपास हमने पिक किया था। 205.75 ये डे हाई पर, ये आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें ऑल टाइम हाई भी है। मानस उस वक्त पहले मूव इसमें आया, सेकंड मूव आया था HL में। HL भी डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे पहले ही रखिएगा।
बट मैं देख रहा हूँ जब से मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, रत्ती भर मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई मतलब हर क्षण, हर 5 मिनट चार्ट्स पे जो कैंडल क्रिएट हुई है वो हायर स्विंग के साथ हुई है। मानस, इसको कैरी करना चाहिए क्या, और कोई ऑप्शन आपका इसके जहन में आ रहा है, मतलब यहाँ से अपसाइड को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि हाईवेज काफ़ी बड़ी है इसकी आज बीएल की। देखिए, कल जब ब्रेकआउट 194 के आसपास आया था बीएल में, तभी लग रहा था कि करीब 10-12 रुपए का मूव देखने को मिल जाएगा, तो वो मूव ऑलरेडी देखने को मिल गया, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। लेकिन अब ये सही समय है जब आपको एचएल पे ध्यान देना है, क्योंकि एचएल ने 20-डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था। आज भी अगर आप देखेंगे तो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से एचएल में अब आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और अगर ये 3100 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 150-200 रुपए का मूव आपको एचएल में देखने को मिल जाएगा। तो बीएल में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा, वहां पर ऑलरेडी मूव देखने को मिल चुका है। एचएल के ऑप्शन में खरीदारी की जा सकती है। एचएल का जो 3050 वाला कॉल ऑप्शन है 55 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 35 रुपीज के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में आप खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 100 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव बियॉन्ड पीवीआर और देखते हैं, ढूंढते हैं कुछ सस्ती टिकट मिलती है या नहीं वहां पर। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर पर अब फोकस करेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल एक स्पेस है जहां पर हर साल कुछ ना कुछ सरकार नया करना चाहती है इस सेक्टर को इंसेंटिव देने के लिए, और इस बारी भी सरकार का फोकस है। इस कड़ी में दरअसल अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्सटाइल सेक्टर के मेगा इवेंट भारत टेक्स का उद्घाटन भी करने वाले हैं। कार्यक्रम का प्लान क्या है, इस तरह के ऐलान आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर सुनाई ये दे रहा है कि इधर पीएलआई सेक्टर के तहत कुछ और इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या डिटेल्स हैं, कितना अहम हो सकता है ये इवेंट, और क्या कुछ और नए प्रावधान आ सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए? देखिए, जो भारत टेक्स का ये इवेंट है, ये अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। और इस इवेंट की खासियत ये है कि 100 से ज़्यादा देशों के 3000 से ज़्यादा प्रतिनिधि इस पूरे इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं, और इसमें बायर भी हैं, एग्जीबिटर भी हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने वाले लोग भी हैं। और कुल मिला कहें तो इसमें कम से कम 46 MOU साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसका उद्घाटन करने वाले हैं, और कोशिश ये है कि पूरी दुनिया के सामने ये बताया जाए कि भारत टेक्सटाइल सेक्टर के मामले में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और पूरे सप्लाई चेन की व्यवस्था भारत में है, क्षमता है, और इसके जरिए शोकेस करने की कोशिश की जाएगी। और इसमें अभी भारत में टेक्सटाइल का पूरा कारोबार करीब 150 बिलियन डॉलर के आसपास है। उसको बढ़ा करके 2030 तक 350 बिलियन डॉलर तक करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए ये चौतरफा कोशिश है। और इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण बात है कि सरकार पॉलिसी लेवल पे भी निवेश बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रही हैं। उनमें से एक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसको पिछले साल शुरू किया गया था 10,080-800 करोड़ रुपए के लागत से। उसमें से करीब 6,000 करोड़ रुपए तो दे दिए गए हैं, 64 लोगों कंपनियों को दी गई है। अब उस PLI स्कीम में बदलाव किया जा रहा है। इसमें नया प्रोडक्ट शामिल किया जाएगा, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, ताकि नए निवेशक यहाँ पर आए और उनका भी इंसेंटिव दिया जाएगा PLI स्कीम के तहत। तो हर पैमाने पर हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि टेक्सटाइल सेक्टर को एक नए मुकाम तक पहुंचाया जाए, एक्सपोर्ट में आगे बढ़ाया जाए, और टेक्सटाइल के लिए पूरी दुनिया, भारत जाना जाए बेहतर तरीके से, ये एक कोशिश है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस अपडेट के लिए। तो क्लियरली भारत का कॉम्पिटिटिव एज बढ़े, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट वियतनाम, बांग्लादेश, दूसरे एशियाई राज्यों से मिलता हुआ दिखाई दिया है, देशों से, और ऑफ कोर्स चीन से तो कंपटीशन है ही। टेक्सटाइल स्पेस में राजेश अग्रवाल जी, कोई ऐसा स्टॉक है जहां पर एक इस समय ट्रेड बन रहा है? हमने कुछ दिन पहले गोकुलदास एक्सपोर्ट के मैनेजमेंट से बातचीत की थी, वो यूके FTA को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है, लेकिन उसमें भी डिले हो रहा है। क्या कोई अपॉर्चुनिटी है इस समय? इस वक्त बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि जैसे अभी लक्ष्मण जी बता रहे थे कि कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो जुदा बात है, बट मौजूदा हालात में मुझे ऐसी कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है शॉर्ट टर्म के लिए। बट अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो मैं समझता हूँ कि कई कंपनियां हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल वर्धमान टेक्सटाइल्स की अगर बात की जाए तो बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट, बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट, कई दशकों का अनुभव,
उनके जो एक्सपेंशन प्लान्स थे वो लगभग पूरे हो गए हैं और वहां से मुझे लगता है कि अच्छे नंबर निकल के आ सकते हैं। और ऊपर के लेवल से अगर आप देखेंगे ना तो अपने बहुत टूटे हुए स्टॉक हैं, करीब करीब अगर मैं सही हूं तो 30-40% अपने हाई से नीचे ट्रेड करता हुआ स्टॉक आपको प्राइस पे भी कंफर्ट देता है कि 1.5 साल तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। ओके, वर्धमान टेक्सटाइल्स 432.95 का ट्रेड करता हुआ। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं। अब ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से सेशन में जब बहुत कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो अब जरा लंबी अवधि की बातचीत शुरू करते हैं। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ श्री दिलीप भट्ट जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट और फाउंडर प्रेगरी एडवाइजरी सर्विसेज के। दिलीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर बहुत दिनों बाद बातचीत हो रही है और इस अंतराल में आपने ये पूरा का पूरा अर्निंग सीजन देखा भी सर। पहली बात तो सर इस बार की इस अर्निंग सीजन की सबसे बड़ी उपलब्धियां या फिर जिसे कहते हैं कि जो बड़ी चीज़ें थी वो क्या नज़र आई आपको? सबसे इम्प्रेसिव इस अर्निंग सीजन में आपको लगा क्या जिसमें और उसके प्राइस में एक डिफरेंशियल आपको नज़र आ रहा है जिसको आप चेज करने के इस वक्त इच्छुक हैं सर? ये जो अर्निंग सीजन जो खत्म हुई है उसमें अगर हम देखें ओवरऑल पैटर्न तो टॉप लाइन ग्रोथ वाज लिटिल म्यूटेड, मार्जिन्स अच्छे खासे इंप्रूव हो गए हैं। और इसको अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत काफी हद तक सॉफ्टन हो गया है, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो करेक्शन हुआ है तो उसका एक बेनिफिट हमको देखने को मिला है। और ऑफ कोर्स द पैट ग्रोथ इसके चलते पैट ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहा है। सो आई थिंक दिस वाज वेरी एनकरेजिंग दैट अभी यहां से थर्ड क्वार्टर में द ओवरऑल निफ्टी ग्रोथ इफ एट ऑल फॉर द फोर्थ क्वार्टर एंड फॉर द ईयर एज अ होल थोड़ा बहुत अपवर्ड रिवीजन ही होगा। और ये भी मानकर चल सकते हैं कि आने वाला FY25 इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर हम 1-2 क्वार्टर के आगे जाएं तो शायद निफ्टी का अपवर्ड रिवीजन EPS रिवीजन होने का बहुत अच्छा चांसेस है। सो दिस इज सर्टेनली अ गुड न्यूज फॉर द मार्केट एज फार एज द फ्रॉम द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि अपार्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स the commentary by a lot of corporates have not been all that great, और जिसको कहते हैं commensurate with जो परफॉर्मेंस आया उसके कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा बहुत उनका बहुत टेपिड था, बहुत म्यूटेड था। तो इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट बीन सो वेरी बुलिश अबाउट द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो और इसमें भी कोई दो राह नहीं है कि जिस तरह से प्राइसेस जो प्रिवेल हो रहे हैं सम ऑफ द स्टॉक्स के, स्पेशली सम ऑफ द फ्रंट लाइंस के, तो इट इज अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स विदाउट एनी डाउट। तो वैल्यूएशन जरूर एक मुद्दा है, एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। दीज आर द ब्रॉड टेकअवेज फ्रॉम द काइंड ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट दैट वी हैव सीन। अच्छा दिलीप सर, इस अर्निंग सीजन के दौरान ही एक सेक्टर में प्राइस वाइज इतने डैमेज भी हुए कि पूछे मत, और इतने आई थिंक प्राइस एप्रिसिएशन हुए कि पूछे मत। और वो सबसे बड़ा उदाहरण है बैंकिंग, जहाँ पे HDFC में एक मेगा सेलिंग थी, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आई, और ऑन द कॉन्ट्रेरी स्टॉक्स लाइक SBI ने अपने करियर का सबसे शार्पेस्ट मूव देखा, कैनरा बैंक ने शार्पेस्ट मूव देखा, ICICI बैंक चल के ऑल टाइम हाई पर आया लेकिन बहुत इंप्रेसिव मूव नहीं था। कुल मिला के इस क्वार्टर में एक चीज़ सामने आई कि कॉस्ट प्रेशर है और डिपॉजिट्स लेके आना एक बड़ा चैलेंज है, एंड स्पेशली जब इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद फंड्स आज की तारीख में लोग सेविंग अकाउंट में ना रख के वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ लाने को अच्छा एक विकल्प समझ रहे हैं। ये चैलेंजेस के बीच में सर अब आपको बैंकिंग में जो प्राइस डैमेज हुआ या फिर एप्रिसिएशन हुआ, आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या है? क्या चेज करना चाहिए? कहाँ पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं आप इस वक्त? सो यहाँ पर मैं जो आपने बहुत अच्छी तरह से जो बताया, जिस तरह से द निम फैक्टर्स विल कम इनटू प्ले, इसमें और 2-3 चीज भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दी क्रेडिट ग्रोथ में जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है ऑफ द लोन वो अभी भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ा हुआ है, तो उसका रिस्क वेटेज जो RBI ने बढ़ाया है तो वो दैट आल्सो विल इंपैक्ट द ओवरऑल मार्जिन्स।
और ये भी ध्यान में जरूर रखना चाहिए व्हेन अनसिक्योर्ड लोन्स का जो क्रेडिट ग्रोथ हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है एंड इट हैज बीन द शार्पेस्ट, और ये ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं पिछले शायद आई थिंक अराउंड 18 मंथ से हम वही देखते आ रहे हैं। तो ये एक बात है जो जरूर ध्यान में रखना चाहिए व्हेन यू एनालाइज द बैंक्स, बिकॉज अनसिक्योर्ड लोन इज नॉट सो वेरी हेल्दी फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बैंक। और अगर हम देखें कि एनपीए के हिसाब से इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आई है, सो फार सो गुड। और हम ओवरऑल अगर देखें कि फ्रॉम द प्राइसिंग एंड फ्रॉम द फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, आई थिंक बैंकिंग इज फेयरली वैल्यूड। अभी यहां से एक कोई फ्रेश ट्रिगर आना चाहिए बैंकिंग को, जिसकी वजह से एक फर्दर इंस्पिरेशन मिले विच कैन इंस्पायर कॉन्फिडेंस यहां से बाय करने को। अदरवाइज हम यही कहेंगे कि द बैंक्स आर फेयरली वैल्यूड। और अगर हम थोड़ा जरा हटके देखें कि एसबीआई है और कैनरा बैंक है जो है पीएसयू के टैग से, तो शायद एसबीआई स्टिल होल्ड्स अ शीन, एसबीआई स्टिल होल्ड्स अ ग्रेट प्रॉमिस। लेकिन अगर ओवरऑल बैंकिंग इन द प्राइवेट सेक्टर नहीं चलेंगे तो वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि एसबीआई हट के चल सकता है। So my overall take in the banking is one has to be cautious because it is not really cheap at the moment, despite some price correction in some of the stocks. तो ये बैंक्स पर बात हुई, लेकिन हाउ डू एनबीएफसीज स्टैंड इस सब के बीच? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा था बजाज फाइनेंस में थोड़ा थोड़ा करके एक्शन बनता दिखाई दिया होगा। और आपने एक चीज नोटिस की होगी दिलीप जी कि पहले ना एवरी ऑड डे वो श्रीराम फाइनेंस का ट्रेड, एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस इज टू बी डिस्कस्ड एट लेंथ, लेकिन आजकल इन स्टॉक्स में इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है। क्या ये थोड़े से अंडर फेवर है? आप कैसे पढ़ रहे हैं एनबीएफसीज? सर, जिस तरह से कॉस्ट डिपॉजिट रेशियो जो मूव हो रहा है और जिस तरह से डिपॉजिट्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव, तो शायद इसका कॉन्टेजियन इम्पैक्ट जरूर एनबीएफसी में भी आएगा। तो आई डोंट थिंक एनबीएफसीज को कुछ विल हैव एनी अदर एडेड एडवांटेज। और जिस तरह से आरबीआई ने भी सोचा है कि जो अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ द क्रेडिट which is largely funded by the NBFCs, तो उसमें भी एक उनके रडार में है and they want all banks including NBFCs to be careful about that. तो मुझे लगता है NBFCs में भी कोई यहां से एकदम does it look very better off as compared to the banks? No, I don't think so. एक L&T Finance एक कंपनी है जहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद they will now put their acts together in a much better way under the new CEO. तो शायद उसमें एक ट्रेड बन सकता है on a slightly longer term basis. But one should not forget that L&T का core finance is bulk lending and that to infra. B2C अभी तक consumer lending में अभी तक उनका कोई खास presence नहीं है. Now whether they will come in this in a big way, that remains to be seen. But otherwise, I think one should wait and watch even in the NBFC sector. तो थोड़ा सा संयम रखें इन स्टॉक्स में पोजीशन लेने से पहले। टेक्नोलॉजी को लेकर अब आपकी क्या पोजीशनिंग रहेगी? ऑफ कोर्स हमने देखा है रीसेंट तेजी जो अमेरिकी मार्केट्स में आई है, इट्स स्पेसिफिक टू द एआई बेलवेदर एनवीडिया। अब भारत में लोग अब सोचने लगे हैं कि यहाँ पर शायद एआई स्टॉक्स चलेंगे, लेकिन वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है और यहाँ पर जो हम एआई की सर्विस दे रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। उस तरह का रेवोल्यूशन क्या किसी भारतीय कंपनी की तरफ से देखने को मिल सकता है क्या? Harshada, very difficult to pinpoint any of the companies which will have that advantage. और हम यही देख रहे हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज को ट्रैक्शन मिल रहा है, थोड़ा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अगर हमने टीसीएस देखा, इन्फोसिस देखा, काफी ठीक कर रहा है। लेकिन आई थिंक दिस इज बेसिकली ब्रॉडली अ वेरी रिलेटिव प्ले, बिकॉज जैसे मार्केट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो आई थिंक द जनरल टेंडेंसी इज टू शिफ्ट टुवर्ड्स a little more defensive kind of sector, और यहाँ पर ये परफेक्ट फिट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट भी अच्छे हैं, कैश फ्लोज भी अच्छे हैं, थोड़ा बहुत आरओसी थोड़ा बहुत कम हो गया है। बट अदरवाइज इन दीज काइंड ऑफ मार्केट्स वेयर द वैल्यूएशंस आर वेरी एक्सपेंसिव, आई थिंक आईटी फिट्स द बिल कि जहां पर आप थोड़ा बहुत शेल्टर ले सके। और जहां तक कि एआई का क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक दैट दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन एनी ऑफ द कंपनीज
और ऐसा है कि इवन इफ इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इज सो मच इन बिट्स एंड पीसेस कि वेरी डिफिकल्ट टू से हर्षदा दैट वी हैव दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. नो आई डोंट थिंक कि उसमें से कोई कंक्लूजन हम उस पे आ सके. ओके दिलीप सर, पिछले 3-4 दिन में बाजार भले ही चला हो और अच्छे तरीके से चला होगा, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, आज भी क्रिएट किया, बट बाजार ने एक बहुत ही नपी तुली और तर्क संगत आई थिंक कॉल ली है टू बुक सम प्रॉफिट्स इन OMCs, BPCL, IOC, HPCL में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग पिछले 3-4 दिन से है. ये एक सेंसिबल अप्रोच होगी मेरे लिए भी, या फिर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी, कि एक वर्टिकल राइज के बाद 3 महीने के, 2 महीने के, एंड क्लोजर टू आई थिंक जनरल इलेक्शंस, आचार संहिता लागू होने से पहले, क्या चांसेस हैं आपको लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में कट किया जाएगा और उसके मद्देनज़र एक बार यहाँ पर प्रॉफिट्स और कैश में कन्वर्ट करना एक अच्छा विकल्प है? बिल्कुल, आई थिंक ये जितने भी आपने फैक्टर्स मेंशन किए सब प्ले में आ जाएंगे. एक तो इसमें हमने सबने देखा है कि रन बहुत ही अच्छा मिल गया है, इसमें कोई दो राह नहीं है, एंड एवरीबॉडी हु हैज बॉट इज सिटिंग ऑन गुड प्रॉफिट्स. अभी सेकंड बात यही है कि वी आर रनिंग इनटू एन इलेक्शन सीजन और पेट्रोल डीजल इज ऑलवेज अ वेरी सेंसिटिव इशू, वेदर इट इज पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर, ये बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं. और उसके साथ ही आप जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज देख लो वो भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, वेदर इट टेक शुगर. तो ये सबको ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद ये पूरे OMCs शायद प्रेशर में ही रहेंगे. यहां से एक बार रनअवे राइस का यहां से रनअवे राइस की उम्मीद नहीं की जा सकती है. वन हैज टू बी लिटिल केयरफुल एंड आई थिंक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना एकदम इट इज नेसेसरी. पर्टिकुलरली अगर हम देखें कि यहाँ से लॉट ऑफ स्टॉक्स वेदर इट इज IOC, BPCL, HPCL, GAIL सब बहुत ही अच्छी तरह से रिटर्न दे चुके हैं. सम ऑफ देम आर इवन मोर देन डबल. तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनता है और करना भी चाहिए. दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड हैव अ गुड वीकेंड. चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं. मार्केट यानी कि ब्रॉडर मार्केट में इस समय क्या हो रहा है ये देखने के लिए जो 350 पॉइंट की तेजी निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली थी, अब ये महज 130 पॉइंट तक ही सीमित रह गई है, यानी कि ऊपरी लेवल से यहाँ पर मुनाफा वसूली फिर लौटती हुई और निफ्टी नेगेटिव साइड पर आ गया है 11 पॉइंट नीचे. निफ्टी बैंक में भी दबाव कायम है 100 पॉइंट से ज़्यादा का. डीलिंग रूम में क्या चल रहा है, कितना एक्शन वहाँ पर है, किन स्टॉक्स की ज़्यादा चर्चा हो रही है, यतिन है हमारे साथ ये बताने के लिए. गुड आफ्टरनून हर्षदा. सबसे पहले बात करें तो BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और कुछ दिनों पहले भी इसका जिक्र हमने डीलिंग रूम चेक में किया था, वहाँ से स्टॉक ने अच्छा एप्रिसिएशन दिखाया है. आज हमको जानकारी ये मिल रही है कि एक बहुत बड़ा अमेरिकन FII फंड यहाँ खरीदारी कर रहा है और गुजरात बेस्ड काफ़ी कॉन्ग्लोमरेट्स में भी इनका हिस्सा है. तो ये एक स्टॉक है जो उनके रेडार पे है, जिसके कारण काफ़ी सारी शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिल रही है ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से. डीलर्स का मानना ये है कि यहाँ BTST की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं. 210, 212 तक के भी लेवल्स यहाँ मंडे को आपको देखने को मिल सकते हैं. तो BEL एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स बुलिश हैं. इसके अलावा विप्रो, ये भी एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है. यहाँ भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि ओपन इंटरेस्ट में लगभग 16 लाख शेयर्स का डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी शॉर्ट कवरिंग हो रही है. और डीलर्स की अगर हम बात करें तो 550 से लेकर 570 तक के पोजीशन टारगेट्स वो इस पर्टिकुलर IT स्टॉक पे दे रहे हैं खरीदारी का. एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली IT स्टॉक्स में बन रही है. दूसरी तरफ BEL, और BEL एक परफॉर्मर रहा है आज के ट्रेड का. nearly 6% के गेन्स वहां पर आज इंट्राडे में भी देखने को मिले, 5% ऊपर है. तो ये दोनों स्टॉक्स. अब BTST STBT के रेडार पर क्या कुछ आ रहा है, कावा साहब बताइए क्या ट्रेड होगा? आई थिंक मेरे हिसाब से BTST होना चाहिए और होना चाहिए IRCTC. ट्रेड करा है 965, 1000 का एक लेवल है, वो एक लॉजिकल टेक्निकल सपोर्ट है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सॉरी वहां तक जा सकता है. और मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस होगा 960 का. तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 35 रुपए का प्रॉफिट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में IRCTC. मानस आप क्या कैरी करेंगे? देखिए चोला फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी. आज काफी समय के बाद हमें कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं. हालांकि स्टॉक 20-day मूविंग एवरेज के जस्ट 200-day मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पैटर्न को देख के लगता है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है. इसलिए चोला फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी. 1089 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे इस फ्यूचर के लिए और 1135 के टारगेट सेट करिए चोला फाइनेंस के फ्यूचर में.
ओके, तो चोला फाइनेंस में एक अपॉर्चुनिटी मानस ने पकड़ी है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेके जाऊंगा। अगर आपने इसका चार्ट देखा तो पिछले 3 दिनों में यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडीली यहाँ पे मूव मिल रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टॉप लॉस होगा 2440 का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और सामने टारगेट सेट करे 2500-2510 का। बताता रखा है पता। ओके, प्रॉपर्टीज को लॉन्ग करें 2462 पे। और समित, आपका ट्रेड क्या रहेगा कैरी करने के लिए मंडे मॉर्निंग? देखिए वीरेंद्र, 2 लॉन्ग कॉल्स हमने ऑलरेडी दिए है, कैम्स और श्रीराम फाइनेंस, बट अभी एसटीपीटी के लिए हम एक सेल साइड का स्टॉक देख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। लास्ट वीक भी सिमिलर स्ट्रेटेजी रखी थी हमने, एसटीपीटी में हमने आईओसी किया था और ये वीक हमने देखा है कि ओवरऑल ओएमसीज में अच्छा खासा करेक्शन दिखा है। तो ऑल्दो पीएसयू बैंक्स काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, उनका लार्जर डिग्री ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट एक प्रॉफिट बुकिंग के नजरिए से हम बैंक ऑफ बड़ौदा एसटीपीटी यहाँ पे करना चाहेंगे। 274 हाफ का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और हमें लगता है कि 260-258 तक आपको एक करेक्शन मंडे ट्यूसडे तक बैंक ऑफ बड़ौदा में दिख सकता है। ओके, तो ये फिलहाल एक अपडेट उन सभी ट्रेड्स पर। बीओबी में तेजी का ट्रेड बन रहा है, मंदी का ट्रेड बन रहा है, बेग योर पार्डन। ये बीपी, एचपी, आईओसी तीनों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस पर हमने पहले भी बातचीत की है, कल भी हम बात कर रहे थे। मानस, यहाँ पर शॉर्ट्स कैरी करेंगे अगले हफ्ते के लिए क्या? देखिए अभी तक के अगर पैटर्न देखें तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, वहां पर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स अभी भी बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि 20-डे मूविंग एवरेज ये दोनों स्टॉक टच करें, जो कि एचपीसीएल के लिए 518 है। तो अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है तो 534 के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। और बीपीसीएल के केस में मेरे ख्याल से जो 20-डे मूविंग एवरेज है वो 595 के आसपास है। तो यहाँ पर भी अपनी शॉर्ट पोजीशन अगर आपने बनाई है तो वहां पर बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 624 कर लें। इस स्पेस में क्या लग रहा है राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी? क्योंकि एक रिपोर्ट मैं कल पढ़ रही थी कि अब यहाँ से जितने जीआरएम्स में इजाफा देखने को मिला है या फिर जो मार्जिन इन कंपनियों के फेवर में आया मार्केटिंग साइड पर भी, वो रहेगा नहीं। क्या उसी का डर है और ये हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली शुरू हो गई है? देखिए 2-3 चीजें, एक तो जीआरएम्स का डर है, दूसरे अगर आप देखो तो चूंकि हम इलेक्शन मोड में जाएंगे कुछ दिन बाद और आचार संहिता लगने के पहले, ये एक ओवरहैंग बना हुआ है कि शायद पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में कोई कट आए, इस वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप देखो तो ऐसे ही मुझे इस वक्त भी कोई ऐसी जो डिलीवरी बायर्स है जो पोजिशनल 6 महीने 9 महीने के लेते हैं, उनके लिए मुझे कोई ऐसी चिंता की बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि वैल्यूएशन अगर अब देखा जाए तो इतनी बढ़त के बावजूद भी कंफर्टेबल लेवल पे है, क्योंकि इनके गैस स्टेशन देख लीजिए, इनके पेट्रोल स्टेशन देख लीजिए, जो एलपीजी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो देख लीजिए, या जो डिविडेंड डोल आउट करते हैं वो सब मुद्दे देख लीजिए। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है ये गिरावट जो आ रही है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। अगर यहाँ से मौजूदा स्तर से और 5-7% गिर जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी बीपीसीएल और आईओसी में खरीदारी। ओके, तो टिप्स पर खरीदारी का फायदा उठाने की सलाह जा रही है। वेरी क्विकली खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट मैं लेकर आती हूँ। वैसे हफ्ता थोड़ा सा वॉलेटाइल था, तो कुछ जानकारों ने अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं, कुछ ने नहीं, लेकिन जो विजेता है वो प्रदीप होचंदानी है। 4.65% के रिटर्न्स के साथ तोशो पॉजिटिव रिटर्न में आए और उनके लिए बहुत स्ट्रगल वाला हफ्ता रहा है ये। लेकिन जो स्टॉक्स फेवर में गए प्रदीप के, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और दिखाइएगा प्लीज वो काउंटर्स। ग्रेफाइट इंडिया, गुजरात अंबुजा, कैम्स पर आज हम दोपहर में भी बात कर रहे थे समित से। प्रदीप आफ्टरनून, पहले तो इन तीनों में से कौन सा ट्रेड आप अगले हफ्ते के लिए कैरी करना चाहेंगे? जी अर्चना जी, आई थिंक कैम्स में एक बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है पिछले दिनों, और मतलब ये जो ब्रेकआउट है वो करीबन 2-2.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद हो रहा है, तो मेरे हिसाब से कैम्स को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और लार्जली आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इंडेक्स पर फॉर द कमिंग वीक? कंसिडरिंग एक्सपायरी वाला वीक है तो और भी इंपॉर्टेंट वीक है। इनफैक्ट इंडेक्स में जो कल के लो बने उसके आसपास अभी 20 डीएमए का सपोर्ट भी आ गया है, और साथ ही निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में भी जो कल के लो बने हैं वो 20-34 डीएमए के सपोर्ट, मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो उस सेंस में जो कल के बॉटम है वो इन सारे इंडाइसेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल की जो स्टेप अप हुआ है उसमें थोड़ा एक्सपायरी का भी पार्ट था, वीकली एक्सपायरी का,
तो मेरे हिसाब से ये स्टीप गेन्स निफ्टी डाइजेस्ट करेगा, और जैसे ही आज का हाई क्रॉस होता है 22,300 के आसपास का, तो फिर 20,500 से 20,600 का नया जोन खुल सकता है। फॉर द टाइमिंग 22,000 के आसपास एक डिसेंट सपोर्ट है आरबी चार्ट्स पे, उसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड किए जा सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कल का जो बॉटम है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा पोजिशनल बेसिस के लिए। का वो लो जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होल्ड करने के लिए। ये एक व्यू पॉइंट अगले हफ्ते के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप एंड गुड लक। अब पोजीशनिंग कैसी बन रही है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। वीरू, निफ्टी तो 22,222 के लेवल्स पर, ये तो 4-5 टूज वाली सिचुएशन होगी। इंटरेस्टिंग होगा उस लेवल पर अगर मार्केट बंद होता है। ठंडा ही राज हर्षिता देखिए आज इंडेक्स को पॉज की जरूरत थी। शुरुआती 1 घंटे में लग गया था, जैसे हमने 2 बजे डिस्कस किया था ना। 22,300 पे कॉल राइटर था, 22,200 पे पुट राइटर था, बाजार कहीं नहीं गया। अब देखिए पूरा दिन वही ऊपर 100 नीचे 100 पॉइंट इधर है मेरा। बट जो मैंने इंडेक्स आउटलुक शेयर किया था 2 बजे एट 22,232 232 पे, हम 211 पे हैं। निफ्टी पे लॉन्ग कैरी करना है, और याद रखिएगा थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, हमें ग्लोबल मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जिस प्रकार की प्लेसमेंट हमारी रिलायंस की है और कुछ दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स की है, एनटी इस दौर के हाई पे बंद हो रहा है, इस दौर के मेरे ख्याल से मैं लॉन्ग कैरी करूंगा। आप ये तर्क दे सकते हैं कि थोड़ा लाइट रहिए, या फिर थोड़ा सा अगर आप देखें अपनी पोजीशनिंग जो है वो अपनी एवरेज पोजीशनिंग क्वांटम से थोड़ा सा कम रखिए। बट आई थिंक इस सेटअप में मैं लॉन्ग रहूँगा, मैं लॉन्ग कैरी करूँगा अपने नेक्स्ट सेशन के लिए भी। बट निफ्टी बैंक को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि रिलायंस क्लोज हो रहा है ऑल टाइम हाई पर, तो निफ्टी बैंक एज नहीं है, एज है निफ्टी के पास। और जैसे कि मैंने सुबह भी कहा था कि हमारी एक ट्रेड चैनल है, और डायरेक्टर साहब जरा वो निफ्टी का रेजिस्टेंस, निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस और बेस रख दीजिए कि आपको बतौर ट्रेडर इसी चैनल पे फोकस करना पड़ेगा। 47,179,310 और नीचे 46,710, और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी उस चैनल में रहा। वो सोमवार को भी अगर ऐसे ही रहा तो ऐसे ही ट्रेड करेंगे। बट टू कैरी लॉन्ग्स कन्विक्शन हर्षता सिर्फ निफ्टी पर परसिस्ट करता है। आपके स्क्रीन पे कुछ डेरिवेटिव के स्टैट्स आएंगे, और लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स। आज इन स्टैट्स में आपको इंप्रेशन जो ये सीरीज एक्सपायर होने जा रही है उसका नजर आएगा, क्योंकि आज से रोल ओवर स्टार्ट हो चुके हैं। लॉन्ग 27, शॉर्ट कवरिंग 52, अप्रॉक्सीमेटली कंसोलिडेटेड फिगर्स आती हैं 80, शॉर्ट 34, लॉन्ग अनवाइंडिंग। वीकेंड फैक्टर बाजार पे हावी था, इसमें कोई राय नहीं। ये जो आखिरी डिजिट्स है ये है लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना। स्लाइड्स पे आते हैं एक बार। लॉन्ग कहाँ था? आज आइडिया सबसे ऊपर था, आज इंडस टावर, एस्ट्रल, बीएल, इन सब काउंटर्स में स्ट्रॉन्ग मूव था। ये सारे ट्रेड्स आज सुबह ही पकड़े गए थे। एस्ट्रल प्रकाश सर की कॉल थी। शॉर्ट कवरिंग जी एंटरटेनमेंट में गोदरेज प्रॉपर्टीज, IRCTC सुबह ये भी ट्रेड था, बंधन बैंक ये भी ट्रेड था, मानस का कैश में। और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, मैक्स फाइनेंशियल्स, ग्लेनमार्क, मेरिको, इंडिया मार्ट, इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें थे लॉन्ग अनवाइंडिंग, HPCL, IOC, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे दिलीप जी से, ये प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट होते हुए। कोरामंडल, दीपक नाइट्राइट और इंडिया सीमेंट्स, यहाँ भी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। इंडेक्स बिल्कुल ठंडा होके जाता हुआ, आई थिंक एक कंप्लीट जिसे कहते हैं ना, आई मीन फ्राइडे फैक्टर। बट इस प्राइस में भी एक उपलब्धि है कि आप क्रैक नहीं हुए, आप सिंक नहीं हुए, तो एक अच्छी क्लोजिंग है। बट आई थिंक थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, बट स्टिल विद इन द रेंज। हर्षदा, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। वीरू, 2 स्टॉक्स मेंशन करूंगी। कैनरा बैंक जो वायदे बाजार के बैन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 110% की पोजीशंस यहाँ पर आ गई है। बंधन बैंक इनफैक्ट एग्जिट करेगा उस बैन लिस्ट से, क्योंकि वहाँ पर पोजीशंस में अच्छा खासा कूल ऑफ देखने को मिला है। तो ये 2 स्टॉक्स अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। कुल मिलाकर 22,199, 200 के आसपास ही ये क्लोज बनता दिखाई दिया है। शांत सेशन है, जैसे वीरू मेंशन भी आपको कर रहे थे, और इस शायद पॉज की ज़रूरत थी, कंसिडरिंग अगला हफ्ता और भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हम फरवरी सीरीज़ की एक्सपायरी में उतरेंगे थर्सडे को, और याद रखिएगा अगले सैटरडे भी हम काम करेंगे। निफ्टी बैंक 133 अंकों की गिरावट पर जाकर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 46,780 के आसपास तक का क्लोज देखने को मिला है। निफ्टी IT कल जहाँ पर जोरदार तेजी थी, आज वहीं से दबाव बना करीब 100 पॉइंट का नुकसान इधर साफ देखने को मिला है। लेकिन PSU बैंक ये इनफैक्ट आज की कमजोर कड़ी रहे हैं। PSU बैंक इंडेक्स देखेंगे तो 86 अंकों की गिरावट, देखिए वहां पर 1.25% के नुकसान पर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। ये इनफैक्ट लूजिंग साइड पर रहे।
लेकिन कुछ और स्टॉक्स प्रॉपर्टी काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और खासतौर से वो रियल्टी इंडेक्स, क्योंकि इस हफ्ते वहाँ पर अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस था। 0.8% तक के गेंस उधर बनते दिखाई दिए हैं। चलिए आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स दिखाते हैं। पहले तो रखिएगा आप स्क्रीन पर वोडाफोन, और वोडाफोन के साथ साथ इंडस टावर। दोनों स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी क्योंकि वोडाफोन की बोर्ड बैठक 27 यानी कि अगले मंगलवार को है। फंड रेस को लेकर उससे उत्साह में आया स्टॉक, 7% के गेंस इधर बनते दिखाई दिए और इसको फॉलो कर रहा था आपका इंडस टावर का काउंटर भी। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का ट्रेड हमारे फेवर में गया है, उसका सपोर्ट इस मार्केट को मिलता हुआ दिखाई दिया। नियरली 1% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। मिड कैप साइड पर एस्ट्रल एक ट्रेड जो हमने इसी शो में चर्चा में रखा भी है, एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। 5.5 से 6% के गेंस उधर बनते दिखाई दिए हैं। BL जैसे ट्रेड्स, इंडियन होटल जैसे ट्रेड्स, ये सब इनफैक्ट फेवर में रहे हैं, तेजी की तरफ रहे हैं। लेकिन HPBP IOC इस पूरे हफ्ते यहाँ पर इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली रही। आज का फ्राइडे वाला सत्र भी दबाव वाला ही साबित हुआ है। सेल साइड पर ऑफ कोर्स आपका SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे काउंटर्स थे जहाँ पर हमने वीकनेस देखी। चलिए लेकर आते हैं अब आपके लिए पूरा हीट मैप, और वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस तरह की मार्केट ब्रेथ। नेगेटिव साइड ज़्यादा ट्रेड्स बनते दिखाई दिए, मुनाफा वसूली ज़्यादा थी, इसीलिए स्क्रीन पर आपको ज़्यादा लाल दिख रहा है। 22,193 के आसपास निफ्टी जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। मैंने BPHP IOC का जिक्र किया था, BPCL टॉप लूजर में है, ONGC भी टॉप लूजर्स में शामिल। आज HCL टेक में मुनाफा वसूली, TCS में मुनाफा वसूली देखी गई है। टेक महिंद्रा भी नेगेटिव साइड पर ही है इन्फोसिस के साथ। तो ये पूरा IT पैक जो कल तक अच्छी तेजी में था, आज नहीं चला है। दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व और फाइनेंस में कुछ इंटरेस्ट आया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां SBI लाइफ, HDFC लाइफ में कुछ इंटरेस्ट था, और टाइटन जैसे स्टॉक में कुछ खरीदारी बनती दिखाई दी जो एक अंडर परफॉर्मर था अब तक। आज की क्लोज 22,193 के आसपास हम देख रहे हैं, करीब 24 पॉइंट नीचे मार्केट जाकर क्लोज हो रहा है। ओवर द वीक अगर कोई ट्रेड्स बने हैं तो बताइए, वरना मैं ऐसी मेंशन कर देती हूँ। इस हफ्ते जो सबसे ज्यादा चले हैं काउंटर्स, उसमें M&M है, और वो कल का बड़ा मूव ऑफ कोर्स था। ग्रासिम है, नेस्ले है, तो ये 3 काउंटर्स जहां पर सबसे ज्यादा तेजी बनती दिखाई दी। ICICI बैंक, सनफार्मा, पावर ग्रिड भी इस सूची का हिस्सा है। अब लूजिंग एंड पर क्या था, हीरो मोटोकॉर्प, वो एक्स डिविडेंड वाला चक्कर भी है यहाँ पर। कोल इंडिया, BPCL जैसे काउंटर्स और TCS जैसे काउंटर्स इस लिस्ट का हिस्सा हैं। विप्रो में भी हमने देखा कुछ करेक्शन बनता दिखाई दिया है। ये है इस हफ्ते का क्लोज आपके लिए। वीकली गेनर्स लूजर्स हमने दिखा दिए। चलिए सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जो नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला था, रिटर्न्स क्या बने। सोना BLW, सालासार टेक्नोलॉजीज, भारत डायनामिक्स तेजी की तरफ। येस बैंक शॉर्ट साइड का ट्रेड नीरज ने पिक किया था। वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज और सूरज एस्टेट्स ये तेजी वाले ट्रेड्स जो आशीष ने आज किए थे आइडेंटिफाई। तो हर्षता, रिलायंस कीर्तिमान स्थापित करके ऑल टाइम हाई पे क्लोज बंद हुआ, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी एक स्टॉक जो कि आज 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप क्रॉस करके बंद हुआ। इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से ये बड़ी बात थी। खैर जाते जाते हर्षता ने क्लोजिंग कमेंट्री में एक बात ऐसी कह दी, उससे ये बात कहने का फिर मन करता है कि कल है शनिवार, जो भी जश्न मनाना हो खूब सुकून से, इत्मीनान से मनाइए, क्योंकि अगला शनिवार जो है वो मशरूफ रहेगा, बाजार खुलेगा, है ना हर्षदा? 3 तारीख को ना, है ना, 3 तारीख अगला शनिवार। छोटा 2-2.5 घंटे का एक सेशन रहेगा, लेकिन हम रहेंगे आपके साथ। नहीं मजा आएगा, ऐसी बात नहीं। हाँ मजा आएगा पूरा। 2 तारीख है वीरू, 3 नहीं, 3 तो संडे हो जाएगी। 2 तारीख वीरू, एक दिन आगे चल रहे हैं ना। ठीक है, 2 तारीख नहीं, मैं गलत था। खैर कोई बात नहीं, जैसा होगा अच्छा होगा। 2 घंटे का सेशन है, पूरी टीम आएगी, और फिलहाल इस हफ्ते के लिए इतना ही। बहुत शानदार रहा, एक्शन पैक्ट रहा ये हफ्ता। हम ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए। निफ्टी बैंक को लेकर चैलेंजेस हैं, लेकिन एक बार फिर से सोमवार को मैं, हर्षता, अनुज, आशीष और नीरज जी सारे समीकरण और घटनाक्रम लेकर फिर मौजूद होंगे आपके साथ सुबह मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।